हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया टीचिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसमें जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, कौन कौन से किंगडम है, ठीक है, अलग अलग 5 तरह के किंगडम है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे और कुछ देखेंगे क्या क्या किस तरीके से जो है एक्सपेरिमेंटेशन किए गए, कैसे कैसे चीज़ें को पता लगाया गया। तो हम देखेंगे बेसिकली कि इसमें इंट्रोडक्शन में मैं ये दिखाऊंगा कि आप नॉर्मली तौर पे किस तरह की क्लासिफिकेशन होती थी, फिर हम जो है स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे कि कितने किंगडम्स बना दिए गए हैं क्लासिफिकेशन करके। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो अर्लियर क्लासिफिकेशन होता था वो इंसान जो है अपने अकॉर्डिंग करता था, अपने नीड के अकॉर्डिंग। जैसे कि उसको खाने की ज़रूरत है तो खाने वाली चीज़ें जो होगी उसको उन्होंने अलग शॉर्ट आउट कर दिया, शेल्टर वाली उसको अलग कर दिया, ठीक है, क्लोथिंग वाली अलग कर दी। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन होती थी नीड्स के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे टाइम बीतता गया फिर आए गए लिनेस ने जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा कि भाई एक होगा प्लांट और दूसरा होगा एनिमल। उन्होंने कहा जिसके अंदर सेल वॉल होगी उसको कहा जाएगा प्लांट और जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होगी उसको कहा जाएगा एनिमल। तो इस तरीके से उन्होंने 2 मापदंड रखे गए, मतलब 2 क्राइटेरिया रखा कि भाई जिसके अंदर सेल वॉल होगी उसको हम प्लांट में डाल देंगे, जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होगी उसको हम एनिमल में डाल देंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है प्रोकार्योट्स जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, वो प्लांट के अंदर इंक्लूड कर दिए गए। एल्गी है, क्लैमिडोमोनास क्लोरेला है, उसको भी प्लांट के अंदर डाल दिया गया। वैसे है मतलब क्लैमिडोमोनास क्लोरेला जो है ये प्रोटिस्टा में चला गया है अब। नेक्स्ट अब जो फंजाई है आपका, मॉसिस है, फर्न्स है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ये सब प्लांट में डाल दिए गए, ठीक है। और यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उनको भी प्लांट में डाल दिया गया था क्योंकि उनके अंदर सेल वॉल थी, जैसे क्लैमिडोमोनास हो गया और स्पैरोगैरा हो गया, ये सब एल्गी है पर इनको प्लांट के अंदर डाल दिया गया। फिर नेक्स्ट है हेटरोट्रोपिक, कुछ थे जैसे फंजाई है, ठीक है, वो कार्टिन, उसमें कार्टिन की सेल वॉल होती है, इसको भी प्लांट में डाल दिया गया। ये जो है डिस्कस हो चुका है पहले भी, फंजाई को डाल दिया गया था, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक जो प्लांट हैं, ग्रीन प्लांट, उसमें सेलुलोज की सेल वॉल होती है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख दी गई है, मतलब कि कहने का मतलब है जिनमें सेल वॉल थी, चाहे वो आपका फोटोसिंथेटिक हो, नॉन फोटोसिंथेटिक, चाहे आपका यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टीसेलुलर हो, चाहे आपका प्रोकार्योट्स हो, चाहे यूकार्योट्स हो, अगर सेल वॉल है तो डाल दिया प्लांट में, सेल वॉल नहीं है तो डाल दिया एनिमल में। तो एनिमल में अगर हम देखें तो पैरामीशियम है, अमीबा है, इसको भी एनिमल में डाल दिया, जबकि है ये प्रोटिस्टा का पार्ट। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन करी गई थी, भाई सेल वॉल है तो प्लांट, सेल वॉल नहीं है तो एनिमल। फिर ज़्यादा जैसे जैसे टाइम बीतता गया लोग और डीप नॉलेज लेते गए और लोगों को पता चलता गया कि भाई उन्होंने देखा कि इसमें थोड़ी बहुत हौच-पौच चीज़ें हैं, जो हम चाहते हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं मिक्स हो रही है, कहीं जो है कहीं लैग आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को बाद में रिजेक्ट हो गया, ठीक है। फिर लोग और नए चीज़ों के साथ आए, जैसे कि अब यहाँ पे ये तो सारी चीज़ें हो गई थी कि भाई सारी चीज़ों को एक साथ डाल दिया गया था, इसलिए ये जो है रिजेक्ट हो गया था ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्यों हो गया था, जैसे कि आप मान लो जैसे क्लैमिडोमोनास क्लोरेला है, ठीक है, क्लैमिडोमोनास क्लोरेला, ये दोनों एल्गी हैं पर इनको डाल दिया गया था प्लांट में, किस बेसिस पे, क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल होती है, ठीक है। अब ये प्रोटिस्टा में चले गए हैं। ऐसी पैरामीशियम अमीबा, ये भी प्रोटिस्टा के पार्ट है बट इनको एनिमल में डाल दिया था क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल नहीं थी। फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा जब कॉम्प्लिकेशन आ गया कि भाई ये चीज़ थोड़ी अलग होनी चाहिए, ये चीज़ें अलग होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए, तो आगे चीज़ें आई तो लोगों ने स्टडी करी, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी भी, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज़ देखी, इवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज देखी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इस कुछ चीज़ें हैं जिनमें कि जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, कुछ एनाटॉमिकली सिमिलर है, तो सॉर्ट आउट करी गई चीज़ें और फिर जो है आर एच विताकर आए 1969 में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के साथ। तो आर एच विताकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दे दिया। तो उसमें कौन कौन से थे, मोनरा था, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया, ये 5 किंगडम थे जो उन्होंने बताए। और किस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया था, उसका आधार जो था सेल स्ट्रक्चर इसमें इंक्लूड किया गया था, थैलस, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। तो ये सब चीज़ों को जब स्टडी किया गया सही तरीके से सबके बारे में, तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में 5 अलग अलग ग्रुप्स में जो है डिवाइड कर दिया गया पूरे के पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम्स को। तो अब जो एक टेबल है एनसीईआरटी में दे रखी है, उसमें क्या बता रखा है, ये देखिए, इसमें कैरेक्टर्स दे रखे हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया गया था
किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने के लिए। एक तो सेल टाइप किस तरीके का है, वो सेल वॉल बताया गया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया था। तो सबसे पहले इंक्लूड होता है जैसे कि मोनरा, उसकी बात करते हैं। अब इसमें सेल टाइप जो था वो प्रोकार्योटिक था, और सेल वॉल जो थी नॉन सेलुलोसिक थी, मतलब कि इसके सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होता है, पॉलीसेकेराइड्स और एमिनो एसिड्स होते हैं कुछ, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट थी, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसकी सेलुलर थी, ठीक है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दोनों थे, जैसे ऑटोट्रोपिक है और हेटरोट्रोपिक, दोनों तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे। ऑटोट्रोपिक की बात करें तो दो तरीके के थे ऑटोट्रोपिक में, कीमोसिंथेटिक था और फोटोसिंथेटिक था। कीमोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेकर के वो अपने फूड की रिक्वायरमेंट कर लेता है। फोटोसिंथेटिक क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में वो खाना बनाता है। हेटरोट्रोपिक में भी दो थे, हेटरोट्रोपिक में एक था सेप्रोफाइटिक या फिर पैरासाइटिक, ठीक है। सेप्रोफाइटिक में क्या होता है, सड़ा गला करके खाना डेड डिके ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करता है, जो चीज़ सड़ गल चाहती है उसको ये है न्यूट्रिएंट की फॉर्म में ले लेता है। पैरासाइटिक मतलब कि खुद से इसके अंदर कुछ चीज़ें नहीं होती हैं तो क्या करता है, दूसरे के ऊपर चिपक जाता है और उसका न्यूट्रिशन जो है ये ले लेता है सक करके। नेक्स्ट ग्रुप वो था प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा में देखा गया कि ये जो है यूकारियोटिक है, क्योंकि इसके अंदर जो है सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। और सेल वॉल जो देखी गई, किसी में सेल वॉल थी, किसी में सेल वॉल नहीं थी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो थी सेलुलर थी, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें था ऑटोट्रोपिक और दूसरा हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में कौन सा था, फोटोसिंथेटिक, कि लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाता है ये, ठीक है। और हेटरोट्रोपिक मतलब कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है खाना, मतलब दूसरे को ही खा जाता है, उस मोड में उस तरीके से ये था। फिर नेक्स्ट आता फंजाई। फंजाई में क्या होता है, ये यूकारियोटिक था इसका सेल टाइप, और इसमें जो सेल वॉल थी वो प्रेजेंट थी और कैटिन की बनी होती है सेल वॉल, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इनमें प्रेजेंट था, क्योंकि ये यूकारियोटिक है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा। मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यूज इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट कि इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा था, हेटरोट्रोपिक, और हेटरोट्रोपिक में भी कौन सा, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, मतलब सड़ा गला खाना और दूसरे के ऊपर होस्ट के ऊपर डिपेंड करना, उसके न्यूट्रिएंट को सक करके ले लेना। फिर नेक्स्ट है प्लांट जो है यूकारियोटिक होता है। सेल टाइप इसमें सेल वॉल्स इसमें सेलुलोज की बनी हुई होती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू और ऑर्गन्स का होता है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको पता ही, प्लांट खुद ही खाना बनाता है तो ऑटोट्रोपिक हो गया, और लाइट की प्रेजेंस से बनाता है इसलिए फोटोसिंथेटिक हो गया। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में क्या था, यूकारियोटिक था ये, और सेल वॉल्स जो थी इसमें नहीं होती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट होता है, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है टिश्यू लेवल का भी होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का भी होता है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रोपिक ही होता है, ठीक है। होलोजोइक हो गया और सेप्रोफाइटिक। होलोजोइक मतलब कि डाइजेशन, फिर चीज़ों को तोड़ना, ठीक है, डाइजेस्ट करके फिर एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद एसिमिलेट करता है, तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं होलोजोइक, ठीक है। नेक्स्ट है सेप्रोफाइटिक, सड़ा गला खाना खाना, ठीक है। तो ये तो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कैरेक्टर्स थे और किस किस के बेसिस पे इसको सेपरेट किया गया था। अब इसमें मेन चीज़ें जो होती हैं, ध्यान देने लायक चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि मान लीजिए ये टेबल है, नॉर्मल चीज़ें लिखी हुई हैं, पर एक चीज़ जो होगी बहुत ज़्यादा हटके होगी, तो उसी को ही फोकस करना होता है, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो। जैसे कि सेल टाइप सब में देखोगे आप यूकारियोटिक है, बट एक में मोनरा में जो है प्रोकारियोटिक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा एक। वैसे तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से नहीं आएगा, बट चीज़ें किस तरीके से देखी जाती हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें फोकस करके याद करनी है। अब सेल वॉल देखोगे तो सेल वॉल सब में होती होंगी, बट एक में नहीं होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब सेलुलोज होती है ज़्यादातर सेल वॉल, इसमें नॉन सेलुलोसिक किस्म होगी तो ये वाली होगी, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। और होती है सेल वॉल तो काइटिन की किस्म होती है, तो फंजाई, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब में होती है, एब्सेंट किस्म होगी प्रोकारियोट्स में। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होती है ज़्यादातर, या टिश्यू लेवल की होती है, तीनों की किस्म होंगी तो एनिमल में होंगी। टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ज़्यादा बड़े लेवल पे इधर होती है, और मीडिएट मल्टी सेलुलर होती है, और टिश्यू मतलब सेल भी और टिश्यू भी मिलेगा जिसमें, वो वाला इंपॉर्टेंट हो गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें सब में सारे के सारे मिलते हैं, वो हो गया आपका प्रोकारियोट्स, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें ढूंढी जाती हैं। तो ये सब चीज़ें जो होगी टेबल में, ये मेन हो गई, जहाँ पे आपको ज़्यादातर ये चीज़ें फोकस करनी है। वैसे तो आपको सारा पढ़ना है, पर फोकस आपको ये करना है। तो इस तरह की चीज़ें ढूंढी जाती हैं। चलिए,
अब नेक्स्ट जो है हमारा, फिर सबसे पहले जो है अरिस्टोटल आए। अरिस्टोटल ने प्लांट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, भाई ट्री, श्रब्स और हर्ब्स होता है। और एनिमल को बोला कि एक ऐसे एनिमल होते हैं जो रेड ब्लड होता है जिनके अंदर, एक ऐसे एनिमल होते हैं जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं होता है। तो प्लांट को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ट्री, हर्ब्स, श्रब्स, और एनिमल्स को रेड ब्लड और नॉन रेड ब्लड में डिवाइड कर दिया। ये किसने किया था? अरिस्टोटल ने। देन बेंथम हुकर का नाम आता है, जिन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया प्लांट का। ठीक है, फेनेटिक क्लासिफिकेशन, कोई भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स है उसके जो दिखने वाले ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स हैं उसके बेस पे होता है फेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री निकाली जाती है किसी ऑर्गेनिजम्स की, भाई कि इसका एंसेस्टर कौन था, उस एंसेस्टर में से कितने डाइवर्जन हुए, कौन कौन सी स्पीसीज जो है इवॉल्व हुई, तो वहाँ पे ये देखा जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम मोनेरा की। तो चलिए अब किंगडम मोनेरा आता है, सबसे पहला किंगडम। ठीक है, 5 में से सबसे पहला है मोनेरा। इसका जो सोल मेंबर होता है वो होता है बैक्टीरिया। तो इसमें सारे के सारे आपको बैक्टीरिया ही मिलेंगे मोनेरा में। ठीक है, अब ये पाए कहाँ पे जाते हैं, इनका हैबिटेट क्या होता है? जहाँ हैबिटेट उसको कहते हैं जहाँ पे ये मोस्टली जो है इनका सराउंडिंग जहाँ पे ये पाए जाते हैं, मतलब जहाँ पे ये ग्रो करें, जहाँ पे खाना वाना मिलता है, तो इनका एक एरिया होता है, उस एरिया को कहते हैं हैबिटेट, जहाँ पे ये पाए जाते हैं। जगह जहाँ पे, जैसे हमारा हैबिटेट है, हमारा घर हो गया, हमारा घर कहाँ है, कौन सी लोकेलिटी में है, वो वैसे ही मोनेरा का कौन सी लोकेलिटी है, कहाँ पे पाया जाता है, उसको कहते हैं हैबिटेट। तो नॉर्मल हैबिटेट में पाए जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल जगह, थोड़ी बहुत बारिश वारिश जहाँ पे होती है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, वहाँ पे। ठीक है, और कुछ एक्सट्रीम हैबिटेट में भी पाए जाते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम हैबिटेट मतलब कि ऐसी जगह पे जहाँ पे सोचना मुश्किल है कि वहाँ पे होंगे बैक्टीरिया, जैसे हॉट स्प्रिंग में पाए जाएंगे, डेजर्ट में भी आपके बैक्टीरिया पाए जाएंगे, स्नो में भी पाए जाते हैं, डीप ओशियंस में पाए जाएंगे जहाँ पे मतलब पॉसिबल ही नहीं होता है जाना, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, लाइट नहीं होती। साल्ट एरिया जहाँ पे नमक वमक होता है वहाँ पे भी पाए जाते हैं, जहाँ पे ऑयल स्पिल होता है वहाँ पे भी कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, और जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्म जगह है, ठीक है, वहाँ पे भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा है, मतलब -70 -80 तक है, वहाँ पे भी बैक्टीरिया पाए जाएंगे। तो हर जगह बैक्टीरिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि पैरासाइट्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। तो कुछ जो होते हैं वो पैरासाइट्स भी होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, मतलब उनका न्यूट्रिशन ये सक करके लेते हैं। इनके खुद की जो है कुछ होती नहीं चीज़ें कि ये चीज़ें ले पाए, पर इनको खाना खुद नहीं बनाना होता है, दूसरे से ही खाना ये ले लेते हैं। नेक्स्ट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, मतलब खाना मोस्टली जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो लेते हैं, खुद से ही करेंगे। ठीक है, दूसरे के ऊपर कम डिपेंड रहते हैं। तो या तो वो लाइट की प्रेजेंस में खुद से खाना बना लेंगे, या तो वो केमिकल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के फॉर्म में जो है कीमोसिंथेटिक होते हैं ये, तो केमिकल के फॉर्म में ले लेंगे, या फोटोसिंथेटिक होंगे तो लाइट की प्रेजेंस में खाना बना लेंगे। अब बैक्टीरिया जो है अलग अलग शेप के होते हैं, तो शेप की बेसिस पे उन्हें अलग अलग जो है कैटेगराइज कर दिया गया है। अब स्फेरिकल जो गोल होता है स्फेरिकल होता है, और स्फेरिकल को कहते हैं कोकस। ठीक है, अगर सिंगुलर है तो कोकस, प्लूरल है तो कोकी। पर ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं वो, जैसे कि अगर मान लीजिए ग्रेप्स किस तरीके का होता है ऐसा, और ग्रेप्स की तरह का स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं इकट्ठा होकर के ये, तो उसको कहा जाएगा स्टैफिलोकोकी। बट अगर चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो इसको कहा जाता है स्ट्रेप्टोकोकस। इसका एग्जाम्पल है पायोजीन्स। नेक्स्ट है रॉड शेप। रॉड शेप कैसा होता है? ऐसा होता है, तो उसको कहते हैं रॉड शेप। तो जो रॉड शेप होगा उसको कहते हैं बैसिलस एक को, और प्लूरल है तो कहेंगे बैसिली। ऐसी कॉमा के शेप का होता है। कॉमा के शेप का मतलब ऐसा होगा, ऐसा होता है, मतलब ऐसा नहीं होता है बिल्कुल कॉमा की तरह, ऐसा होता है। तो ये कॉमा शेप का हो गया, इसको कहते हैं विब्रियम सिंगुलर को, और प्लूरल अगर बहुत सारे हो कॉमा शेप के बैक्टीरिया तो उसको कहा जाता है विब्रियो। नेक्स्ट है स्पायरल। ये कुछ स्पायरल की तरह के होंगे, ऐसे कुछ होंगे। ठीक है, तो इसको स्पिरिलम कहा जाएगा, और स्पायरेला प्लूरल की बात कर रहे हैं, अगर बहुत सारे हैं तो स्पायरेला। जैसे अगर हम डायग्राम देखें, यहाँ पे आप ये देख सकते हो डायग्राम। तो अगर गोल गोल हैं तो उनको कोकाई कहा जाता है, और रॉड शेप के हैं तो बैसिलस कहा जाता है। इनमें स्पोर्स होती हैं। यहाँ पे स्पायरेला स्पायरल की तरह के होंगे। ठीक है, तो ये फ्लैजिला होता है इनका, यहाँ पे एंड में फ्लैजिला होता है। और अगर कॉमा की तरह के होंगे तो विब्रियो कहा जाता है। तो डिफरेंट शेप्स हैं बैक्टीरिया के।
जो कि मोस्टली पाए जाते हैं। अब बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो जैसे बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से। एक तो कहा गया है कि बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होता है, ठीक है। तो पहला तो है बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है भाई, पहला है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, ऐसे जो खुद से ही खाना बनाते हैं अपना, उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। फोटोसिंथेटिक जो होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप मतलब कि लाइट के प्रेजेंस में खाना बनाएंगे। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेते हैं, ये केमिकल के फॉर्म में होता है। वैसे तो ये वाली लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक नीचे लिख दीजिए, यहाँ पे केवल आना चाहिए था सिंथेसाइज ऑन फूड, जैसे ऑटोट्रॉपिक में आना चाहिए था सिंथेसाइज ऑन फूड यहाँ तक, और बाकी का पार्ट फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ये यहाँ पे आना चाहिए नीचे। ठीक है, तो ये हो गया अब इसका सही। ये हो गया, और ये लाइट के थ्रू बनाते हैं, लाइट से, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या फिर फ्रॉम लाइट कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है हेटेरोट्रॉपिक है, तो ये डिपेंड होता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, मतलब कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा के अपना फूड की रिक्वायरमेंट करता है, या तो फिर ये क्या करेगा, ठीक है, या तो ये क्या करता है, या डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करता है फूड, मतलब कि कोई चीज़ जैसे कि एनिमल मर गए, वो डेड हो गए, फिर उनके जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको खाता है ये, मरे हुए जानवर को मतलब गिरी हुई पत्तियों को, सड़े गली चीज़ों को ये खाता है, या फिर दूसरे अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरे किसी को खा लेगा, वो जो मरा नहीं है लिविंग है उसको भी खाता है। तो अगर बैक्टीरिया की हम नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होता है, चलिए देखिए, सबसे बाहर की तरफ से हम अंदर की तरफ चलते हैं। सबसे बाहर होता है कैप्सूल। अगर बाहर की कवरिंग, गैकोकालिक्स की कवरिंग अगर लचीली है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, तब तो आप कहोगे कि वो बाहर स्लाइम लेयर है। बट अगर हार्ड कवरिंग हो जाती है तो हम कहते हैं कैप्सूल है। कैप्सूल के अंदर चलते हैं तो हमें मिलता है सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद स्टार्ट होता है साइटोप्लाज्म। उस साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियोइड सर्कुलर डीएनए होता है, और होता है प्लाज्मिड, जिसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल कहा जाता है। सरफेस पे अगर आप देखोगे तो पिली मिलेंगे, ब्रश के तरह के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, और फ्लैजिला होता है। अगर ये मोटाइल वर्ग के बैक्टीरिया है तो उसको चलने के लिए फ्लैजिला की ज़रूरत होती है, ठीक है। नॉन मोटाइल तो फ्लैजिला उसमें नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर था बैक्टीरिया का। अब बैक्टीरिया के बारे में और भी चीज़ें हैं जो जानने लायक है। चलिए, तो बैक्टीरिया में हमने देखा कि नेक्ड सर्कुलर डीएनए होता है जो कि फोल्ड होकर के बनाता है न्यूक्लियोइड, ठीक है। सेल वॉल अगर बात करें तो नॉन सेलुलोसिक होती है, मतलब इसके सेल वॉल में आपको सेलुलोज नहीं मिलेगा। तो सेलुलोज नहीं मिलता है, बट इसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, इसकी सेल वॉल बनी हुई थी पेप्टिडोग्लाइकेंस की, ठीक है। और पेप्टिडोग्लाइकेंस किसका बना होता है, नैम, नैग और टिकोइक एसिड। इसमें नैम नैग की जो क्रॉस लिंकिंग होती है, ठीक है, और उसमें टिकोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है। तो इन सब चीज़ों को मिला करके ही जो है पेप्टिडोग्लाइकेंस की सेल वॉल बनती है बैक्टीरिया के ऊपर। अब टिकोइक एसिड जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है। नैम और नैग का मतलब होता है एन एसिटाइल मुरेमिक एसिड, दैट मीन्स की नैम, एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन यानी कि नैग। तो एन एसिटाइल मुरेमिक एसिड प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी की सेल वॉल्स में। दूसरा कि सेल वॉल कंपोनेंट ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नैम प्रेजेंट होता है। तो ये तो बात थी सेल वॉल की उसकी। नेक्स्ट चलते हैं, सेल वॉल के नीचे आते हैं तो हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना होता है वो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, इसलिए इसको कहा जाता है लिपिड प्रोटीनेशियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब उसके अंदर म्यूसिलेजिनस शीथ भी होती है,
ठीक है। मेसोसोम्स बनता है। तो मेसोसोम्स क्या होता है कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक्सटेंड होकर के साइटोप्लाज्म की तरफ आने लग जाए तो वो एक तरीके का जो मेसोसोम स्ट्रक्चर बना देता है। जैसे आप अगर देखोगे ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, मान लो सबसे बाहर तो आपकी सेल वॉल है, ठीक है, ये वाली आपकी सेल वॉल है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे ही आपकी वो स्टार्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये आपका जो ये वाला है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप देख रहे हो कि ये जो है इस तरीके का एक्सटेंशन बन जाता है। जैसे कि मान लो एक और एक्सटेंशन में बनाऊँ, एक्सटेंशन बन जाएगा इस तरीके का अंदर का साइटोप्लाज्म की तरफ, तो इसको कहते हैं मेसोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? ये सेल वॉल के भी ऊपर की एक एनवलप होता है कह सकते हो, या एक कवरिंग होती है बैक्टीरिया में। जैसे कि अगर हम मान लें कि बैक्टीरिया अगर हम बनाएं, जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा बैक्टीरिया बनाते हैं हम, तो बैक्टीरिया की ये होगी सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर चलेंगे तो क्या मिलेगा हमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल की जो बाहर भी एक कवरिंग होती है उसको कहते हैं हम ग्लाइकोकैलिक्स। अब इसी ग्लाइकोकैलिक्स को कभी हम स्लाइम लेयर कह देते हैं या कभी हम कैप्सूल कह देते हैं। किस बेसिस पे कहेंगे? जैसे कि अगर मान लीजिए लूज शीट हो गई, मतलब लूज शीट मतलब फ्लेक्सिबल है, ठीक है, बाहर की शीट अगर फ्लेक्सिबल है, लूज है, तो उसको उस टाइम पे कहा जाएगा स्लाइम लेयर है ये, ठीक है। बट अगर बाहर के जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो थिक और टफ हो गया तो अब उसको कैप्सूल कहा जाएगा। मतलब इसी को ही अब कैप्सूल कहा जाएगा जब वो सख्त हो जाएगा, और थिक मोटा हो जाएगा और सख्त हो जाएगा तो कैप्सूल, और अगर लूज शीट की तरह होगा तो उसको स्लाइम लेयर कहा जाएगा। अब कैप्सूल जो बन जाती है, सख्त लेयर जो बन जाती है, उसके भी कुछ फ़ायदे होंगे। कोई चीज़ सख्त है दैट मीन्स कि अब एक तरीके से ढाल का फंक्शन करेगा वो। जैसे तलवार वलवार चलती है तो हमें ढाल की ज़रूरत होती है, वैसे बैक्टीरिया अब ढाल बना ली बैक्टीरिया ने। तो उसकी वजह से, कैप्सूल की वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया अपने आप को डेसिकेशन से बचा पाता है। और जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है, हमारे अंदर अगर बैक्टीरिया चला जाता है तो कैप्सूल की वजह से वो अपने आप को छुपा लेता है, इम्यून सिस्टम से बच जाता है। और दूसरा कि कैप्सूल की मदद से वो अटैच हो जाता है सरफेस के ऊपर। तो ये 3 फंक्शन होते हैं कैप्सूल के। अब बैक्टीरिया में जो है 70 राइबोसोम्स पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि बाइनरी फिजन पहले होता है डीएनए रेप्लिकेशन, तो हमेशा जो है रेप्लिकेशन पहले होता है और बाइनरी फिजन जो है बाद में हो जाता है, ठीक है, तब जाके के सेल जो है डिवाइड हो जाती है। अब बैक्टीरिया है, मैंने दिखाया था अभी डायग्राम में कि बैक्टीरिया में जो है फ्लैजिला होता है, ठीक है। अब फ्लैजिला के भी अलग अलग प्रकार हो जाते हैं, उसके बेसिस पे भी बैक्टीरिया को अलग अलग कहा जाता है। जैसे एक होता है एट्राइकस। एट्राइकस का मतलब कि भाई बैक्टीरिया ऐसा ही है, नॉन मोटाइल है, उसके अंदर कोई फ्लैजिला नहीं है। और अगर बैक्टीरिया में एक पूंछ लगा दी जाए, चाहे तो इस साइड लगा दूं मैं, चाहे तो मैं इस साइड लगा दूं, तो मतलब किसी भी साइड जो है एक पूंछ हो, एक फ्लैजिला हो, तो उसको कहा जाता है मोनोट्राइकस, ठीक है। अब ये हो गया मोनोट्राइकस। और अगर कोई बैक्टीरिया है उसके दोनों तरफ पूंछ लगा दी जाए, दोनों तरफ फ्लैजिला लगा दिया जाए, तो ये होगा एम्फी, ठीक है। और अगर कोई बैक्टीरिया है उसके पूरे शरीर पे लगा दिया जाए फ्लैजिला, तो ये हो गया पैरी। ऐसे ही कोई बैक्टीरिया है उसके किसी एक तरफ पे लगा दिया जाए बहुत सारे फ्लैजिला, या तो इधर लगा दो या तो फिर मैं इधर भी लगा सकता हूँ। तो इधर अगर मैंने बहुत सारे फ्लैजिला लगा दिए तो टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एक किसी एंड पे होगा तो उसको कहेंगे लोफो, ठीक है। नेक्स्ट जो है फिम्बरी। फिम्बरी जो है ब्रश के तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, फाइबर्स होते हैं जो कि सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं। और इसका काम क्या होता है कि ये सॉलिड सरफेस से या होस्ट के ऊपर अटैचमेंट के लिए में मदद करते हैं किसी भी बैक्टीरिया की। तो इसका काम बेसिकली फिम्बरी का हो गया, अटैचमेंट के लिए काम करता है। ये होस्ट के ऊपर या किसी सरफेस पे चिपकना हो तो फिर फिम्बरी उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन सा बैक्टीरिया है जो कि केवल क्रिस्टल वॉयलेट रहता है ग्राम स्टेनी के बाद भी? तो उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एक ऐसा बैक्टीरिया है जिस पे अगर हम ग्राम स्टेनिंग करें तो उसके बाद भी ये क्रिस्टल वॉयलेट रहता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं अब जो कि डिसीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि ज़ैंथोमोनस कौन सी डिसीज़ कॉज करता है? ये लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, ठीक है। करिंग ऑफ टी लीव्स ये कौन करता है?
ये है बैसिलस मेगाटेरियम, बी का मतलब बैसिलस। नेक्स्ट है एनाबेना। एनाबेना भी एक बैक्टीरिया ही है जिसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। ब्लैक रॉट ऑफ मस्टर्ड या फिर ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीवर हम कह सकते हैं। ये कौन कॉज करता है? ज़ैंथोमोनस कैम्पेस्ट्री। ऐसे ही एक बैक्टीरिया है ब्यूट्रिक एसिड बैक्टीरिया, वो क्या कॉज करता है? रेटलिंग ऑफ जूट। अगर रेटलिंग ऑफ जूट की बात आए कौन सा बैक्टीरिया होता है तो ब्यूट्रिक एसिड बैक्टीरिया। नेक्स्ट है ट्रैपोनिडोमा फैलिडियम यानी कि स्पैरोकेट बैक्टीरिया। ये कॉज करता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज यानी एसटीडी साइफिलिस, जिसको बीमारी का नाम है साइफिलिस। ठीक है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है ये। नेक्स्ट आपका आता है बेसोफिलिक प्रोकार्योट्स। तो बेसोफिलिक प्रोकार्योट्स इसका मतलब हो गया कि ये आपका बेसिक एनवायरनमेंट में होगा। तो ये ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं जहाँ पे पीएच 8.5 या 8.5 से ज़्यादा हो जाता है, और ये बहुत ही डीप मतलब मरीन जो होता है, जैसे समुद्र होता है, वहाँ पे सेडिमेंट्स में बहुत गहराई में जा कर के वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। अब इकोलाई को रिसर्च में ज़्यादातर यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि ये हाईली कल्चरेबल है, इसको इसलिए रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक बैक्टीरिया है आपका माइसेलियल बैक्टीरिया जिसका नाम है एक्टिनोमाइसिटिस, और इसका जो जीनस होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस। ये 5 तरीके के एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, क्लोरामफेनिकोल हो गया, नियोमाइसिन हो गया, टेट्रामाइसिन हो गया, और नेक्स्ट जो लास्ट है वो हो गया आपका एरिथ्रोमाइसिन। तो 5 तरीके के एंटीबायोटिक जो है ये प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है जब हम बैक्टीरिया का ग्राम स्टेनिंग मतलब वो कलर करके देखते हैं वो ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है, तो उसको कहा जाता है ग्राम स्टेनिंग। जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया अगर ग्राम पॉजिटिव होता है तो वो हमें पर्पल कलर देगा। तो पर्पल कलर देख करके हम समझ जाते हैं ग्राम पॉजिटिव है। और अगर पिंक और रेड कलर आता है तो उससे हम समझ जाते हैं कि भाई जो बैक्टीरिया है वो ग्राम नेगेटिव है। तो ये जो सेल वॉल पैटर्न होता है ग्राम पॉजिटिव का इस तरीके का होता है, ग्राम नेगेटिव का ऐसा होता है। ठीक है, अब उसमें ग्राम पॉजिटिव में अगर देखोगे तो पेप्टिडोग्लाइकिन की मोटी लेयर होती है, फिर उसके बाद नीचे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट हो जाता है। और ग्राम नेगेटिव में ऐसा नहीं है, उसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है लिपोपॉलीसैकेराइड्स की, फिर उसके नीचे एक पतली सी पेप्टिडोग्लाइकिन की लेयर होती है सेकंड लेवल पे, और थर्ड लेवल पे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो मैकेनिज्म है कि कलर कैसे देता है ये वो आपको हायर स्टडीज़ में मिलेगा, बट आपको यहाँ पर केवल ये देखना है कि कलर कौन सा देता है। पिंक पर्पल कलर आ गया तो मतलब ग्राम पॉजिटिव, और पिंक और रेड कलर आ गया तो फिर क्या ग्राम नेगेटिव हो गया। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आते हैं बैक्टीरिया में, क्योंकि बाइनरी डिवीजन होता है, बाइनरी डिवीजन से ही रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक बाइनरी डिवीजन होता है 1 मिनट में। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि एक बाइनरी डिवीजन 1 मिनट में हो रहा है, और एक कप मतलब हमने ये देखा कि एक बाइनरी डिवीजन हुआ यहाँ पे 1 मिनट में। सेकंड चीज़ हमने क्या देखी कि एक कप भरता है 1 आवर में, 1 घंटे में एक पूरा कप भर जा रहा है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल हाफ कप, तो कितना टाइम लगेगा हाफ कप भरने में। तो देखिए हमें दे रखा है कि एक बाइनरी डिवीजन हो रहा है, मतलब एक बैक्टीरिया होगा कोई, 1 मिनट बाद यहाँ पे एक बाइनरी डिवीजन हुआ, और एक बाइनरी डिवीजन होने के बाद 2 बन गए, यानी कि 1 मिनट बाद जो है डबल हो जा रहे हैं जस्ट। वो कह रहा है कि 1 कप फिल करने में 1 आवर लग रहा है, यानी कि 1 आवर में एक पूरा कप जो है वो फिल हो जा रहा है बैक्टीरिया से। तो पूछ रहा है कि हाउ मच इट विल टेक टू फिल हाफ कप। तो हाफ कप है, अगर हम मानते हैं हाफ कप है ये, तो इसको भरने में कितना टाइम लगेगा। अब हम लोग कहेंगे कि 30 मिनट लगेगा, 30 मिनट में आधा भर जाएगा। यहाँ पे टाइम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है बैक्टीरिया आधा कप कितने टाइम में भरेगा। ठीक है, बैक्टीरिया की बात हो रही है, आधा कप कब भरेगा वो। तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो 59 मिनट आएगा, क्योंकि जस्ट 1 मिनट और ये 1 घंटा हो गया, यानी कि 60 मिनट हो गए, और वो डबल हो जा रहे हैं, जस्ट वो डबल हो जा रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा ना 1 मिनट बाद वो डबल हो जा रहे हैं। दैट मीन्स कि 1 मिनट अगर हम पहले की बात करें 59 मिनट की, तो वो हाफ होंगे। मान लीजिए कि यहाँ 50 बैक्टीरिया भर रहे हैं इस कप को आधा में,
और 1 मिनट बाद जस्ट डबल हो जाएंगे यानी कि 100, और 100 बैक्टीरिया जो है पूरे कप को भर देंगे। तो यहाँ पे इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 59 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10⁵ बैक्टीरिया पॉपुलेशन है, दैट मीन्स कि 1 लाख बैक्टीरिया है अभी प्रेजेंट। बैक्टीरिया डिवाइड करता है हर 20 मिनट में, हर 20 मिनट में डिवाइड करता है, ठीक है, हमें पता लग गया। पॉपुलेशन आफ्टर 120 मिनट, 120 मिनट के बाद कितना हो जाएगा, मतलब कि 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा। जैसे ही हम 40 मिनट की बात करेंगे, जैसे ही हम 60 मिनट की बात करेंगे तो फिर उसका भी डबल हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आप मान लो 1 लाख था, 1 लाख का 2 लाख हो गया, 2 लाख का 4 लाख हो गया, 4 लाख का 8 लाख हो गया, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 20 मिनट है ना, 120 मिनट, तो ये हो गया 20 मिनट, ये हो गया 40 मिनट, ये हो गया 60 मिनट, ये हो गया 80 मिनट, ये हो गया 100 मिनट, और ये हो गया 120 मिनट। तो फिर हो गया 64, यानी कि 64 लाख बैक्टीरियल पॉपुलेशन हो जाएगी। तो ये बहुत लंबा हो जाता है ये मेथड, ठीक है। तो हमें शॉर्ट में करना है और टाइम भी बचाना है। अगर हमें नीट में अगर क्वेश्चन आ जाए या कहीं भी क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे। अब बैक्टीरिया 1 का 2 होता है तो इसलिए हम 2 लिख देते हैं। अब कितने टाइम का देखना है हमें, 120 मिनट बाद देखना है कि कितना हो जाएगा। एक मतलब एवरी मतलब बैक्टीरिया डिवाइड कितने मिनट बाद हो रहा है, 20 मिनट बाद हो रहा है, तो 20 लिख दो। फाइनल अपॉन में इनिशियल लिख दिया हमने, ठीक है। और पॉपुलेशन कितनी है, 10⁵। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 6, यानी कि 2⁶ इंटू 10⁵। तो अब देखो 2⁶ कितना हो गया, 64 इंटू 10⁵। तो ये कितना हो गया, 64 लाख। या फिर आंसर को इतना ही छोड़ सकते हो, अगर ये दे रखा है तो ये दे रखा है तो ये, पर एमएल में दे रखा है तो पर एमएल में। अब ट्रांसडक्शन क्या होता है, ट्रांसडक्शन होता है कि देखिए जैसे कि कोई बैक्टीरिया है, वायरस आया, वायरस बैक्टीरिया के ऊपर बैठा, अपना जेनेटिक मटेरियल जो उसने इंजेक्ट कर दिया बैक्टीरिया के अंदर, और फिर वहाँ से उसका आरएनए बना, आरएनए के बाद प्रोटीन बनी, प्रोटीन असेंबली हो गई इसकी आपकी वायरस की। वायरस जो है फिर वहाँ से निकल गया एक बैक्टीरिया में से, और फिर उसने दूसरे पे अटैक किया, और फिर दोबारा से वो जो है इंटीग्रेट कर देगा अपना डीएनए। जब कभी भी ये निकलेगा एक बैक्टीरिया से तो वो क्या करेगा, बैक्टीरिया का डीएनए प्लस अपना भी डीएनए, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल और अपना भी जेनेटिक मटेरियल दोनों लेकर के पैकेजिंग करके निकलता है। फिर दूसरे में जाकर के बैक्टीरिया का और अपना दोनों का डाल देता है। फिर उस बैक्टीरिया में से भी बैक्टीरिया का मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल और अपना जेनेटिक मटेरियल लेके पैकिंग करके बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसडक्शन इसको कहते हैं हम। डीएनए ट्रांसफ़र कैसे होएगा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, बाय द मीडियम। इसमें कौन है, मीडियम इसमें आपका वायरस है। वायरस का काम होता है एक बैक्टीरिया से लेकर दूसरे बैक्टीरिया में डाल देता है वो, तो इसको कहते हैं ट्रांसडक्शन, डीएनए ट्रांसफ़र। अब बैक्टीरिया भी अलग अलग कैटेगरी बना दी गई है, बैक्टीरिया के अंदर भी, मोनेरा के अंदर भी, कुछ आर्की बैक्टीरिया है, क्यू बैक्टीरिया है, कुछ माइकोप्लाज्मा है, कुछ और भी हैं दूसरे। तो एक एक करके हम चीज़ों को देखेंगे। चलिए अब बारी आती है आर्की बैक्टीरिया की। आर्की बैक्टीरिया दैट मीन्स कि एंशिएंट बैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है। आर्की बैक्टीरिया दैट मीन्स कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो कुछ अलग तरीके की होती है। सेल वॉल की बनावट ही ऐसी होती है कि ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाते हैं। तो जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं आर्की बैक्टीरिया जो कि साल्टी एरियाज़ में पाए जाते हैं। जो साल्टी एरियाज़ में पाए जाते हैं उनको कहा जाता है हेलोफाइल्स। जो हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं उनको कहा जाता है थर्मो एसिडोफाइल्स। ऐसी ही एक थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया होता है जो कि 100 से लेकर के 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो सर्वाइव कर पाता है, क्योंकि इसके प्रोटीन्स के अंदर होमोपोलर बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। इसके जो प्रोटीन होंगे उसके प्रोटीन के अंदर आपको मिलेगा होमोपोलर बॉन्ड, जिसकी वजह से जो है थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया 100 to 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक को सहन कर पाते हैं और वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। मिथुनोजेंस भी आपके जो है आर्की बैक्टीरियाज में ही आते हैं। मिथुनोजेंस आपके पाए जाएंगे मार्शी एरियाज में, या फिर जो रूमिनेंट्स होते हैं जैसे कि काऊ और बफेलो उनके गट में पाए जाएंगे ये, ठीक है। रूमिनेंट्स में भी पाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो स्ट्रिक्टली एनरोब्स है ये,
और ये प्रोड्यूस करते हैं मीथेन, जिसको हम कहते हैं बायोगैस। ये बायोगैस या मीथेन इसको प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं? गाय के गोबर में से, गाय के या बफेलो के गोबर में से मीथेन की गैस जो प्रोड्यूस होती है वो मिथेनोजेंस की वजह से ही होती है। आर्कियोबैक्टीरिया की जो प्रोटीन होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है यूकारियोट्स के कोर हिस्टोन्स के तरह, बिल्कुल वैसे ही मिलती जुलती होती है। तो ये होमोलोगस होती है यूकारियोट के कोर हिस्टोन्स प्रोटीन्स के बिल्कुल। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया को जो है कहा जाता है कि ये जो है ट्रू बैक्टीरिया है। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो यूकारियोटिक सेल्स के बिल्कुल रिजेंबल्स होती है, बिल्कुल मिलती जुलती होती है। इसके ऊपर बहुत ही सख्त रिजिड सेल वॉल होती है, ठीक है। कुछ मोटाइल होते हैं इसमें, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं। जो मोटाइल होंगे उनके अंदर फ्लैजिला होगा, जो नॉन मोटाइल होंगे उनके अंदर फ्लैजिला नहीं होगा, क्योंकि फ्लैजिला की वजह से ही जो बैक्टीरिया होते हैं वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो फ्लैजिला होने का मतलब है कि वो मोटाइल है, फ्लैजिला नहीं होने का मतलब है कि नॉन मोटाइल है। अब साइनोबैक्टीरिया भी जो है इंक्लूडेड होते हैं इसमें, यू बैक्टीरिया इसमें ही। साइनोबैक्टीरिया दैट मीन्स कि इनको कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी यानी BGL। ये अगर देखा जाए तो फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक है दैट मीन्स कि ऑटोट्रॉप्स होंगे, अपना खाना खुद ही बनाएंगे। सेकंड, बैक्टीरिया है तो इनके अंदर नेक्ड DNA होता है। अब क्योंकि लाइट से खाना बनाते हैं दैट मीन्स कि इनके अंदर थाइलाकोइड्स भी होगा। अब थाइलाकोइड्स है, लाइट की प्रेजेंस में खाना बना रहे हैं तो इनके अंदर कुछ पिगमेंट्स भी होने चाहिए, और पिगमेंट्स को कैरी करने के लिए जो होता है उसको कहते हैं हम क्रोमेटोफोर्स। तो ये पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है, और इस मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन जो कि क्रोमेटोफोर है इसके अंदर ही पिगमेंट्स होते हैं। कौन कौन से पिगमेंट्स होंगे अगर देखा जाए तो मोस्टली जो है क्लोरोफिल ए, कैरोटीन और ज़ेंथोफाइल्स होते हैं। अगर देखा जाए कि साइनोबैक्टीरिया कौन कौन से तरीके के होते हैं तो यूनिसेलुलर भी होते हैं, ये कॉलोनियल भी होते हैं, एक साथ रहते हैं, फिलामेंटस फॉर्म्स के भी होंगे, ठीक है, और साथ ही साथ आपका मरीन और टेरेस्ट्रियल्स भी होंगे। अगर फिलामेंटस की बात करें तो फिलामेंटस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ऑसिलेटोरिया हो गया, नॉस्टॉक हो गया, ये फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ये फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ फ्री लिविंग होते हैं, जैसे कि ओलोसिरा हो गया, ये फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया है। टोलिफोथ्रिक्स हो गया, नॉस्टॉक हो गया, ये फ्री लिविंग है। तो अगर हम देखा जाए नॉस्टॉक के बारे में तो नॉस्टॉक जो है फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया है, प्लस ये फिलामेंटस है। कॉलोनीज सराउंडेड बाय द जिलेटिनस शीथ, तो इनकी जो कॉलोनीज होती है जो बहुत सारे डिवाइड होकर के आपस में जो मिलजुल कर रहते हैं कॉलोनी बना करके, इसके चारों तरफ एक जिलेटिन की शीथ होती है, और अगर पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज है उसमें ये ब्लूम्स बनाने का काम करते हैं। साइनोबैक्टीरिया नेक्स्ट है कि साइनोबैक्टीरिया जो होता है सॉइल में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन कंपाउंड बनाता है ये सॉइल के अंदर। अब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो फिक्स कहाँ पे करता है, वो करता है हेट्रोसिस्ट के अंदर। ये एक पार्ट है हेट्रोसिस्ट जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और जैसे एग्जांपल अगर देखा जाए तो नॉस्टॉक है, एनाबेना है और फ्रैंकिया है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं हेट्रोसिस्ट के अंदर। इस वजह से जो है इनको एनाबेना को, नॉस्टॉक और फ्रैंकिया को यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर फील्ड में, ताकि जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव करी जा सके। नाइट्रोजन ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया जाता है उसको प्लांट्स को, और प्लांट्स की क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अब नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर कौन से होते हैं, तो उसमें नाम आता है आपका एजोटोबैक्टर, बैसिलस और पॉलीमिक्सा। अच्छा, नीचे चलने से पहले एक नॉस्टॉक का हम डायग्राम देख लेते हैं कि नॉस्टॉक होता कैसे है। देखिए म्यूसिलेजिनस शीथ जो येलो कलर की होती है, ये म्यूसिलेजिनस शीथ है इसके सराउंडेड में, ठीक है। और हेट्रोसिस्ट होता है, ये एक पार्ट होता है, इसके अंदर नाइट्रोजनस एंजाइम होता है जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। और नाइट्रोजनस एंजाइम्स को ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, इसको एनारोबिक कंडीशन चाहिए होती है ताकि ये सही तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके। अगर ऑक्सीजन आ जाएगी तो डिस्टर्बेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर था हेट्रोसिस्ट का, ठीक है, जो नॉस्टॉक के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, या फिर जो आपका नॉस्टॉक हो गया, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है एंथोसेरस ट्राइफोलियम रूट्स के साथ या फिर गुनेरा स्टेम के साथ। ये स्टेम लिखा हुआ है इधर, ठीक है। नॉस्टॉक के अंदर अगर बात करें मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, तो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जब वो हार्मोगोनिया बनाता है। अब हार्मोगोनिया बनता कैसे है, ट्राइक्रोम्स जो होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे और इंटरकेलरी सेल्स भी हो जाएंगी डैमेज,
तो बनता है हॉर्मोगोनिया। हॉर्मोगोनिया से जाकर के फिर जो है रिप्रोडक्शन होता है नोस्टॉक में, ठीक है। हॉर्मोगोनिया से जब हॉर्मोगोनिया बन गया दैट मीन्स कि एक रिप्रोडक्शन नोस्टॉक में हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जिसमें कि जेनेटिक फ्यूजन होता है वो एब्सेंट होता है साइनोबैक्टीरिया में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात करें तो ट्रांसडक्शन से होता है, ट्रांसफॉर्मेशन और कंजुगेशन, 3 प्रोसेस से होता है। फ्रैंकिया जैसे कि हमने देखा था ऊपर, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है हेटेरोसिस्ट के अंदर, ठीक है। एक हेटेरोसिस्ट एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। तो जब फ्रैंकिया क्या करता है, रूट नोड्यूल्स को बनाता है, ठीक है, रूट्स में नोड्यूल्स बनाता है, उसमें नाइट्रोजनस एंजाइम्स होता है हेटेरोसिस्ट के अंदर। फ्रैंकिया के अंदर हेटेरोसिस्ट होगा, उसमें नाइट्रोजन एंजाइम होगा, तो उसको बचाना होता है ऑक्सीजन से, ठीक है। इसलिए वहाँ पे एनारोबिक कंडीशंस होती है वहाँ पे, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ताकि नाइट्रोजन एंजाइम सही से काम कर पाए। तो फ्रैंकिया जस्ट करता क्या है, वो रूट में जाता है, रूट के पास में, फिर वहाँ सबसे पहले इन्फेक्शन करता है। रूट डिफॉर्मेशन होगा, रूट जब डिफॉर्म हो जाएंगे तो फिर सेल प्रोलिफरेशन होता है, प्रोलिफरेशन होते होते होस्ट कॉर्टेक्स तक जाएगा और फिर वहाँ पे जो है फ्रैंकिया जो है रूट नोड्यूल्स इंड्यूस करना चालू कर देता है। नेक्स्ट है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक मतलब कि आप जानते हो कि कीमो के मतलब केमिकल, सिंथेटिक मतलब सिंथेटिक चीज को वो लेता है बैक्टीरिया और अपना खाना ये खुद ही बनाता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, अमोनिया है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए। इनको ऑक्सीडाइज करता है, ये ऑक्सीडाइज करने के बाद जो है एनर्जी रिलीज हो जाती है और एनर्जी रिलीज होती है वो यूज होती है एनर्जी एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी को बनाने में। कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको ये रिसाइकल करता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन है, सल्फर है, इनको ये रिसाइकल भी करता है। कीमोलिथोट्रॉप्स इसका ही पार्ट है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया का, इसमें इंक्लूडेड होता है कीमोलिथोट्रॉप्स। तो ये डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। नेक्स्ट है आपका हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया एक बढ़िया डिकम्पोजर होता है। कुछ जो होते हैं बेनिफिशियल होते हैं ह्यूमंस के लिए, जैसे कि आप मान लो कि जैसे दूध से दही बनना, तो ये बेनिफिशियल है। एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है ये, ठीक है। नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है, ठीक है, लेज्यूम्स के अंदर, तो ये एक बेनिफिशियल रोल हो गया इसका हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया का। हार्मफुल जो होता है ये ह्यूमन के लिए भी होगा, क्रॉप्स के लिए, पेट्स के लिए, फार्म्स एनिमल्स के लिए भी होता है। बहुत सारे डिसीज कॉज करता है, जैसे कि क्लोरेला हो गया, क्लोरेला मैं बोल रहा हूँ, कोलेरा, टाइफाइड हो गया, टिटनस हो गया, सिट्रस कैंकर हो गया, ठीक है। तो ऐसी डिसीज कॉज करता है, इसलिए हार्मफुल हो गया हमारे लिए ये। अब बैक्टीरिया जो है किस तरीके से रिप्रोड्यूस होता है उसके बारे में बात करते हैं हम। देखिए, जब फेवरेबल कंडीशन होगा तो बैक्टीरिया जो है बाइनरी फिजन करेगा, बट जब अनफेवरेबल कंडीशन हो जाता है तो बैक्टीरिया एक फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है टिप पे और उसमें स्पोर्स बन जाते हैं। वो स्पोर्स जो है वो वहाँ से रिलीज होते हैं और फिर जाते हैं उड़ते उड़ते एयर की थ्रू, और जहाँ पे गिरते हैं फिर वहाँ पे अगर फेवरेबल कंडीशन है तो बैक्टीरिया ग्रो करता है, बाइनरी फिजन करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ये इसमें नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनाता है, स्पोर बना करके फिर वो बाद में, ठीक है, सॉर्ट आउट कर, मतलब बाद में वो ग्रो करता है, फिर फेवरेबल कंडीशन आती है तो बाइनरी फिजन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया ये हो गया, एक बैक्टीरिया ये हो गया, पैलेस के थ्रू ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और यहाँ से जेनेटिक मटेरियल जो है इधर से इधर में आ जाता है, इस वाले में, सेकंड वाले में। तो डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर बैक्टीरिया, तो इसको कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। दैट मीन्स अगर चलिए ये तो हो गया। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा, जिसको हम कहते हैं पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और इस सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है और ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करता है और ये पैथोजेनिक होता है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए घातक होता है, पैथोजन की तरह काम करता है। और एक माइक्रोन का जो फिल्टर होता है उससे भी ये पास हो सकता है। प्लियोमॉर्फिक होता है, प्लियोमॉर्फिक का मतलब कि इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है और ये कॉलोनीज बना सकता है अगार प्लेट के ऊपर। तो इसका अगर डायग्राम देखें हम तो इस तरीके का होता है कुछ माइकोप्लाज्मा का डायग्राम। सबसे छोटा लिविंग सेल है और बिना सेल वॉल के है ये। 3 लेयर सेलुलर मेम्ब्रेन होती है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में आपका सॉल्युबल प्रोटीन होगा, डीएनए होगा, ठीक है, आरएनए होता है
और कुछ राइबोसोम्स होते हैं। तो जनरल स्ट्रक्चर जो है इसका होता है। नेक्स्ट हमारा है प्रोटिस्टा। तो हम प्रोटिस्टा की बात करेंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा के अंदर कोई भी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती है, ठीक है। यूनिसेलुलर या फिर सिंगल सेल यूकार्योट्स होते हैं ये कहा जा सकता है, या तो यूनिसेलुलर यूकार्योट्स कह सकते हैं या फिर सिंगल सेल यूकार्योट्स कहा जा सकता है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हम क्राइसोफाइट्स है इसका एग्जांपल, ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनोइड्स, लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआन्स, ये इसके एग्जांपल है प्रोटिस्टा के। प्राइमरीली ये देखा जाए तो एक्वेटिक होते हैं, ये पानी में पाए जाते हैं मोस्टली, और इनकी जो है देखोगे आप तो ये लिंक कहीं ना कहीं शो करते हैं फंजाई से, प्लांट से और एनिमल्स से। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है इनके अंदर, मतलब, और जो है फ्लैजिला और सीलिया ये भी पाए जाते हैं। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोड्यूस कैसे करता है, तो अगर एक सेक्सुअली देखा जाए तो सेल फ्यूजन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं, और सेक्सुअली जो है ज़ायगोट फॉर्मेशन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास और क्लोरेला, ये दोनों के दोनों प्रोटिस्ट है, ठीक है। अब आता है क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स की बात करें तो क्राइसोफाइट्स में जो एग्जांपल है वो है डायटम और डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को ही गोल्डन एल्गी बोला जाता है, ठीक है। गोल्डन एल्गी ये डेस्मिड्स को कहा जाता है। क्राइसोफाइट्स जो है तो वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, क्राइसोफाइट्स जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और हैबिटेट जो उनका होता है वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं ये, या फिर मरीन वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। मोस्टली जो है फोटोसिंथेटिक होते हैं क्राइसोफाइट्स, मतलब लाइट की प्रेजेंस में ये अपना खाना बनाएंगे। प्लैंक्टन्स होते हैं कुछ क्राइसोफाइट्स, जैसे कि ये पैसिवली जो है वाटर करंट के साथ बहते रहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर तैरेंगे नहीं, मतलब बहते रहेंगे, पानी जहाँ जाएगा वहाँ उसके साथ चलते चले जाएंगे। और सबसे चीफ प्रोड्यूसर ओशियन का अगर देखा जाए कौन होता है तो क्राइसोफाइट्स होते हैं। नेक्स्ट है कि डायटम, ठीक है। डायटम की जो सेल वॉल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायटम की जो सेल वॉल होती है वो एक साबुन के बॉक्स की तरह दो ओवरलैपिंग सेल्स फिट टुगेदर एज ए सोप बॉक्स की तरह, जो एक दो ओवरलैपिंग सेल्स आपस में एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से होते हैं उसकी सेल वॉल, ठीक है। और उसमें जो सेल वॉल होती है उसमें सिलिका होती है, सिलिका होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा ठोस हो जाता है, इसलिए इंडेस्ट्रक्टिबल हो जाता है सेल वॉल डायटम्स की। और वही जब डायटम मरते चले जाते हैं, ठीक है, डायटम जब मरते चले जाते हैं, डेड होते चले जाते हैं, उनके जो सेल वॉल डिपॉजिट है, क्योंकि वो हार्ड है तो सिलिका है उसके अंदर, तो वो इसलिए वो डिपॉजिट होते चले जाते हैं। तो बिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों करोड़ों साल से वो जो है इकट्ठा होते रहते हैं, और ये एक तरीके का फिर यूज़ किया जाता है इसको पॉलिश करने के लिए, फिल्टर ऑयल को फिल्टर करने के लिए, सिरप्स को फिल्टर करने के लिए, और जो बुलेट प्रूफ और साउंड प्रूफ जो है वो मटेरियल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और उससे जो है साउंड प्रूफ और फायर प्रूफ रूम बना दिए जाते हैं उन मटेरियल्स से। नेक्स्ट है कि डायटम्स जो है वो ऑक्सोस्पोर्स बनाता है। ऑक्सोस्पोर्स दैट मीन्स कि उसमें ऑटो, आइसो, एनाइसो या फिर ओगैमस, एनाइसो और ओगैमस में से कोई एक, और ऑटो, आइसो ये गैमस होते हैं, ये पाए जाएंगे। नेक्स्ट है कि डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स जो होता है वो मरीन होता है, ठीक है, समुद्र में पाया जाएगा, और फोटोसिंथेटिक होता है। और अगर देखा जाए कलर इसका येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड पिगमेंट कलर होते हैं इसके अंदर। सेल वॉल अगर बात करें जाए, सेल वॉल सेलुलोज की होती है। क्राइसोफाइट्स में जो सेल वॉल होती है उसमें सिलिका पाया जाता है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज प्लेट्स पाए जाएंगे इस केस में, ठीक है। हैव टू फ्लैजिला, दो तरीके के फ्लैजिला होते हैं, एक होता है लॉन्जिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ होता है फ्लैजिला, जैसे कि देखिए लॉन्जिट्यूडनल जो होता है वो इधर होता है, ठीक है, और जो ट्रांसवर्स होता है वो इधर होता है, ठीक। इन फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स के बीच में, फ्यूरोज के अंदर, ये फ्यूरोज हो गया, गड्ढा हो गया, वॉल प्लेट्स के बीच में ये जो है ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है। तो दो तरह के फ्लैजिला होंगे, लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। फिर नेक्स्ट है कि जो रेड डायनोफ्लैजिलेट होता है, डायनोफ्लैजिलेट्स में भी कौन सा, रेड डायनोफ्लैजिलेट, जिसका नाम होता है गोनियोलक्स, ठीक है, गोनियोलक्स ये नाम है।
ये बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करता है, जिसकी वजह से जो है सी जो है रेड दिखने लग जाएगी। ठीक है, रात भर में ये इतनी तेज मल्टीप्लाई हो जाता है कि पूरा समुद्र जो है लाल दिखने लग जाता है, तो उसको कहा जाता है रेड टाइड या लाल समुंदर, खूनी समुंदर ये भी कहा जाता है। तो ये जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, और ये टॉक्सिन्स जो है वो कुछ मैरीन एनिमल्स को किल कर देते हैं। तो ये हार्मफुल होता है इनसे निकला हुआ जो टॉक्सिन्स होता है। अब डायग्राम देखोगे तो किस इस तरीके दिखाई देगा, ये एलियंस के तरीके का बिल्कुल भी। ठीक है, इसमें जो है फ्लैजिला नहीं दिखाया हुआ है, ट्रांसफर इस तरीके का, यहाँ पे फ्लैजिला इस तरीके का निकले रहेगा, और ये जो होगा ये लॉन्जिट्यूडिनल होगा। ठीक है, यहाँ से निकला रहता है। नेक्स्ट है यूग्लेनॉइड्स। तो चलिए अब बात आती है यूग्लेनॉइड्स की। यूग्लेनॉइड्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिटेट की, भैया वो रहता कहाँ पर है। तो स्टैग्नेंट यानी कि ठहरा हुआ पानी, या फिर वो फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। ठीक है, उसमें प्रोटीन रिच लेयर होती है पेलिकल। ठीक है, सेल वॉल की जगह पेलिकल पाई जाएगी, प्रोटीन रिच लेयर होगी ये। जैसे कि अगर देखा जाए उसके डायग्राम में, ये कुछ इस तरीके का उसका डायग्राम होता है। आप देखोगे उसमें क्या होगा, एक छोटा फ्लैजिला होगा, ठीक है, एक बड़ा फ्लैजिला होगा, और क्या होगा, पेलिकल प्रोटीन रिच एक लेयर होती है इसके चारों तरफ सेल वॉल की जगह। तो ठीक है, देखने में इस तरह का डायग्राम दे रखा है आपको एनसीईआरटी में। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो साइटोस्टोम होता है यहाँ पे आगे की तरफ, उसमें ही स्टिग्मा जुड़ा होता है। ठीक है, पैरामाइलम बॉडीज होती हैं, पैरामाइलम बॉडीज के चारों तरफ जो है क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है उसका। चलिए अब और जानते हैं इसके बारे में। जैसे कि हमने जाना कि भाई फ्लैजिला होता है दो, छोटे और बड़े। अच्छा, अब जो पेलिकल प्रोटीन का बना होता है ना ये, वो उसके जो सेल वॉल की जगह जो है पेलिकल की एक लेयर होती है, तो ये प्रोटीन की बनी हुई होती है, इसलिए ये फ्लेक्सिबल होती है। तो ये फ्लेक्सिबल होती है तो इसलिए बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब इसमें दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। जैसे कि सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना लेगा यूग्लेनॉइड्स, इसलिए इसका कहा जाता है कि कौन सा ऐसा जो प्लांट की तरह का है प्रोटिस्टा, तो यूग्लेनॉइड उसमें एक आंसर होता है। ठीक है, दूसरा अगर सनलाइट उसको नहीं मिली तो हेटरोट्रॉप की तरह काम करेगा, मतलब स्मॉल जो ऑर्गेनिजम्स है उनका प्रेडेशन करेगा ये। ठीक है, उनके ऊपर अटैक करेगा, उनको खाएगा। और इसका जो पिगमेंट होता है यूग्लेनॉइड्स का, वो बिल्कुल हायर प्लांट्स के पिगमेंट्स के सिमिलर होता है, बिल्कुल एक जैसा ही होता है, आइडेंटिकल होता है। अब नेक्स्ट बात आती है प्रोटिस्टा में स्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, ये सैप्रोफाइटिक होते हैं, दैट मीन्स कि ये सड़ा गला खाना खाते हैं भाई। ठीक है, नेक्ड साइटोप्लाज्म होता है इनका। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्ली होंगे इसके अंदर। ठीक है, जैसे आप ये एक डायग्राम देख पा रहे हो, आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये डायग्राम, बहुत सारे ब्लैक जो डॉट है ये जो है न्यूक्ली है, और बहुत सारे हैं इसलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, अच्छा, ये जो होता है जैसे सड़े गले ट्विक्स होते हैं या लीव्स होते हैं ना, उसके साथ साथ ये मूव करता रहता है। जहाँ भी इसको से सड़ा गला पत्तियाँ मिलेगी, ट्विक्स मिलेगी लकड़ी वकड़ी के, ठीक है, तो ये उसके तरफ ही चलता चला जाएगा, मूव करता जाएगा। फिर कहीं और मिल गया उसको लीफ सड़ी गली और ये सब, तो फिर उधर मूव कर जाएगा। तो ये खाता है ऑर्गेनिक मैटर्स को, एनगल्फ करता है ऑर्गेनिक मैटर को। अच्छा, जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये क्या करता है, एग्रीगेट कर जाता है और क्या बन जाएगा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, जब फेवरेबल कंडीशन होगी, फेवरेबल कंडीशन, तो ये प्लाज्मोडियम बन जाता है। ठीक है, और बिना किसी वॉल के होता है ये। फिर जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो क्या होता है, प्लाज्मोडियम जो डिफरेंशिएट होकर के ये अनफेवरेबल कंडीशन है, यूएफसी। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होकर के एक स्पोर बियरिंग फ्रूटिंग बॉडीज बन जाती है इसके टिप पे बिल्कुल। ठीक है, एक फ्रूटिंग बॉडीज बनेगी जिसके अंदर स्पोर्स भरे होंगे और ये टिप पे बन जाती है। ठीक है, इस तरीके का होता है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। फिर जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगी, स्पोर्स उड़ के जाएंगे एयर के साथ, कहीं और जाकर के जर्मिनेट करेंगे, फिर प्लाज्मोडियम बन जाएगा फेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल हुई तो फिर दोबारा से फ्रूटिंग बॉडीज बना लेगा, फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर स्पोर्स भर जाते हैं। तो स्पोर्स जो बनते हैं इसके अंदर, ये वाले जो स्पोर्स होते हैं उनके अंदर ट्रू वॉल्स होती है। अब स्पोर्स बनने का काम ही यही है कि भाई ये एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, सहन करना है उसे। स्पोर्स बन रहे हैं इसीलिए बन रहे होंगे क्योंकि एक्सट्रीमली, ताकि वो सहन कर सके। ठीक है, तो स्पोर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और वो एडवर्स कंडीशन में जो है सर्वाइव कर सकते हैं।
और जब हवा हवा चलती है तो वो स्पोर्स जो है हवा के साथ ही कहीं और दूसरी जगह पे चले जाते हैं। ये प्लांट की तरह का प्रोटिस्ट नहीं है। प्लांट की तरह का कौन सा है? इग्लोनॉइड्स। नेक्स्ट आता है प्रोटोजोआंस। अब प्रोटोजोआंस की बात करें तो हेटरोट्रॉप्स होते हैं ये, और प्रिमिटिव रिलेटिव्स होते हैं एनिमल्स के। एनिमल्स के पहले के रिलेटिव्स हैं ये। प्रीडेटर और पैरासाइट्स होते हैं ये। तो इसमें 4 तरीके के हैं, एमोबॉइड, फ्लैजिलेट्स, सीलिएट्स और आपका लास्ट है स्पोरोजोआंस। ठीक है, तो हम एक एक करके बात करेंगे। जैसे कि एमोबॉइड्स की बात करते हैं हम। एमोबॉइड्स जो होता है वो आपका फ्रेश और सी वाटर्स में पाया जाएगा। ऐसी जगह पे भी पाया जाएगा जहाँ पे मॉइस्ट सॉइल होती है, मतलब कि जहाँ पे नमी वाली मिट्टी होती है, वहाँ पे भी एमोबॉइड्स पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपना किससे चलेगा? ये चलेगा सूडोपोडिया से, और सूडोपोडिया से ही ये जो है अपना प्रे कैप्चर करता है। ठीक है, मतलब क्या करेगा ये जो होता है सूडोपोडिया होते हैं आगे के ये वाले पार्ट। ठीक है, ये और ये सूडोपोडिया होते हैं। ये आगे चलेगा, जैसे कोई कैप्चर है, जैसे कि यहाँ पे इसको मिल गया इसका प्रे, तो क्या करेगा कि ऐसे करके ऐसे कर देगा, बिल्कुल ही इसको बिल्कुल ही खा जाएगा अंदर की तरफ। ये यहाँ पे आ गया और फिर थोड़े टाइम बाद ये जो है ऐसे करके इसको बंद कर लेता है और ये अंदर आ गया। तो इस तरीके से ये खाता है और इस सूडोपोडिया से ही वो चलता भी है। और जो मरीन फार्म होती है, जो समुद्र में पाया जाता है, उसके अंदर सिलिका की सेल होती है उसके सरफेस पे। कुछ एग्जांपल है, जैसे एंटामीबा है, ये एक पैरासाइट है। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ये जो है एमोबॉइड्स, ये डिसीज कॉज करता है एमोबिक डिसेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट्स दैट मीन कि उसके अंदर फ्लैजिला होगा। ठीक है, तो फ्लैजिलेट्स जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं और पैरासाइटिक भी होते हैं। ठीक है, उनके अंदर फ्लैजिला होता है। पैरासाइटिक होते हैं तो वो डिसीज कॉज करेंगे। अब कुछ एग्जांपल है, जैसे ट्राइपोनाजोमा ब्रूसी, ये फ्लैजिलेट्स है और ये डिसीज कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस की। ठीक है, ट्राइपोनाजोमा जो होता है वो एक पॉलीमॉर्फिक है, तो उसके अलग अलग रूप होते हैं। लेशमैनिया डोनोवानी, ये एक है फ्लैजिलेट्स जो कि काला आजार बीमारी करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम सीलिएट्स की तरफ। तो सीलिएट्स जो होता है ये एक्वेटिक होते हैं, पानी में पाए जाएंगे। सीलिया की मदद से ये मूव करते हैं और उनके अंदर एक कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं गुलेट। तो ये सीलिया के मूवमेंट से जो क्या करते हैं, फूड और वाटर जो है वो लेते हैं और गुलेट के अंदर मतलब गुलेट एक तरह का मुंह होता है मान लो, तो वो सीलिया के मूवमेंट से जो है पानी को और फूड को जो है लेकर के गुलेट में ले लेते हैं। और गुलेट जो होता है वो सेल सरफेस के ऊपर जो है वो ओपन होता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल है सीलिएट्स का पैरामीशियम। तो पैरामीशियम से अगर आप देखो तो 2 तरीके की आपकी न्यूक्लियाई मिलेगी उसमें। तो इसको इसलिए कहा जाता है कि उसमें डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस है, 2 अलग अलग न्यूक्लियस है। ठीक है, वो कैसे होता है वो अभी हम डायग्राम में देखेंगे। नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा वो है स्पोरोजोआंस। तो इसकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें एक इन्फेक्टियस स्पोर वाली साइकिल बनती है और वही इन्फेक्टियस स्पोर जो है वो डिसीज कॉज करता है। जैसे प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम का जो स्पोर है वो मलेरिया कॉज करता है, मलेरिया 1। ठीक है, अब देखें इन अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम्स में जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के थ्रू होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है जिसकी पैरामीशियम है। पैरामीशियम्स में कंजुगेशन के टाइम पे, जैसे पैरामीशियम सीलिएट्स ही होता है, वैसे तो अभी देखा था हमने सीलिएट होता है वो। कंजुगेशन के टाइम पे क्या होगा, उसके अंदर डिप्लॉइड जो माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं उसमें मियोसिस चालू हो जाता है जब कंजुगेशन होता है। मियोसिस होगा तो क्या होगा, मियोसिस होगा तो 4 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्ली बन जाएंगे, 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और एक जो है वो जिंदा रहता है। एक में फिर माइटोसिस होगा तो फिर वो 2 अनइक्वल न्यूक्ली फॉर्म हो जाएंगी वहाँ पे। तो इस तरीके से आप देखोगे तो इसमें ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है। ये एक सीलिएट्स है क्योंकि आप उसके आउटर सरफेस में जो सीलिया होता है। साइक्लोस्टोम यहाँ पे है, पेलिकल एक प्रोटीन रिच लेयर होती है सेल वॉल की जगह, यहाँ पे फ्लेक्सिबल होती है। मैक्रोन्यूक्लियस हो गया, माइक्रोन्यूक्लियस यहाँ पे हो गया छोटा वाला। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फंजाई की।
चलिए अब बात करते हैं हम किंगडम फंजाई की। तो देखिए इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, जैसे मशरूम है, टोडस्टूल है, फंजाई है, जो कि आपको ब्रेड पे या सड़े गले फ्रूट्स पे लग जाते हैं। ठीक है, तो ये सब फंजाई होते हैं। ठीक है, फंगस भी कहते हैं इसको, फंजाई भी कहते हैं, फंगी भी कहते हैं कई लोग, तो कुछ भी बोल सकते हैं आप। दूसरा, अब ये खुद तो खाना बनाते नहीं, इसलिए ये हेटेरोट्रॉपिक हो गए, खुद से खाना बनाते नहीं, तो फोटोसिंथेटिक है नहीं है, फोटोसिंथेटिक नहीं है तो इट मीन्स कि एक क्लोरोफाइल है, उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा। ठीक है, और इनको ग्रो करने के लिए कैसे इन्वायरमेंट चाहिए होता है, थोड़ा गर्म इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ी उमस हो, यानी थोड़ा मॉइस्चर वगैरह हो, थोड़ा गर्म हो और डार्क प्लेस हो। ठीक है, अगर देखा जाए इनकी मॉर्फोलॉजी, बाहर से दिखने में एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के आपको फंगस दिखाई देंगे, कुछ काले हरे, कुछ रुई की तरह, कुछ आपके जैसे मशरूम जो बाजार में मिलते हैं खाने वाले, तो उस तरीके के मिलते हैं, तो अलग अलग टाइप्स के देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हैबिटेट जो उनका होता है कॉस्मोपॉलिटन होता है, मतलब हर जगह मिलेगा ये आपको, एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स के ऊपर भी, एनिमल्स के ऊपर भी, हर जगह मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, ठीक है, ये तो हम देख चुके हैं कि भाई उसको ग्रो करने के लिए गर्म जगह चाहिए होती है, ह्यूमिड यानी थोड़ी बहुत जो है मॉइस्चर कंटेंट हो वहाँ पे। ठीक है, और डार्क प्लेस हो, तो ऐसी जगह पे ये बेस्ट कंडीशन मानी जाती है, फिर वहाँ पे वो फंगस ग्रो करता है। पक्सिनिया एक पैरासाइटिक फंजाई है। ठीक है, जो कि जो है मस्टर्ड लीव्स पे व्हाइट स्पॉट वाले डिसीज को कॉज करती है। ठीक है, ये करेगा। और जो वीट है, वीट में लीफ रेस्ट करती है। ठीक है, एक ब्राउन ब्राउन कलर के जो स्पॉट बना देती है उसके ऊपर। और यूरेडिया और टीलिया वीट लीव्स के ऊपर ये कॉज करती, बना देती है। ठीक है, दूसरा एक और फंजाई है जिसका नाम है पक्सिना ग्रैमिनीस ट्रिटिकी। ठीक है, ये डिसीज कॉज करती है वीट के ऊपर, उसका नाम होता है ब्लैक रस्ट ऑफ वीट या फिर स्टेम रस्ट ऑफ वीट भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है पक्सिनिया उस्टिलेगो, ये रस्ट और स्मट डिसीज कॉज करती है। तो जो फंजाई होती है वो सारी की सारी मोस्टली जो होती है फिलामेंटस होती है, बस एक को छोड़ के यीस्ट जो होती है वो यूनिसेलर होती है। यीस्ट वही है जिसका यूज़ किया जाता है ब्रेड और बियर मेकिंग में। ठीक है, ब्रेड और बियर अगर बनाना है तो उसमें यीस्ट का मोस्टली यूज़ किया जाता है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ, बॉडी इसकी जो होती है फंगस की या फंजाई की, वो बनी होती है हाइफाई से। ठीक है, एक सिलेंडर, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब मान लीजिए इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है, ये होता है हाइफाई। ठीक है, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, तो पेनिसिलियम एक फंजाई है जो कि प्रोड्यूस करता है एंटीबायोटिक, जैसे कि एग्जांपल है, जैसे पेनिसिलियम नोटाटम है, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम है, ये प्रोड्यूस करता है पेनिसिलिन। और इसमें जो पेनिसिलियम नोटाटम प्रोड्यूस करता है वो क्या काम करता है, वो सेल वॉल को डिस्टर्ब कर देता है। अब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की अगर सेल वॉल की डिस्ट्रप्शन हो गई दैट मीन्स कि बैक्टीरिया मर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो है बाहर के कंटेंट चले जाएंगे, उसका साइटोप्लाज्म ही खराब हो जाएगा, सही से काम नहीं करेगा, डीएनए भी जो होगा वो बेकार हो जाएगा उसका, तो बैक्टीरिया मर जाएगा। अब हाइफाई की बात करें तो हाइफाई जो होते हैं वो दो तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। सिनोसाइटिक हाइफाई एक हो गया और एक हो गया सेप्टेट हाइफाई। सिनोसाइटिक हाइफाई क्या होता है, एक ट्यूब, कंटिन्यूस ट्यूब होती है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, ये कंटिन्यूस ट्यूब है और मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है यहाँ पे। सेप्टेट हाइफाई में क्या होता है कि जो आपका साइटोप्लाज्म है वो सेगमेंटेड में डिवाइड होता है और हर एक सेगमेंट में एक जो है न्यूक्लियस पाया जाएगा उसमें। तो ये था हाइफे के बारे में। ऐसे ही बहुत सारे जब हाइफे मिल जाते हैं तो एक नेटवर्क बना देते हैं, उस नेटवर्क को कहा जाता है माइसेलियम। और जो सेल वॉल होती है फंजाई की, सेल वॉल हमने देखा था कि काइटिन की बनी होती है और कुछ पॉलीसैकेराइड्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट कि सैप्रोफाइट्स होता है, फंजाई जो होते हैं सैप्रोफाइट्स होते हैं, इसका मतलब क्या है, वो डेड डिके ऑर्गेनिक मैटर्स को वो सॉल्युबल फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये पैरासाइटिक भी होते हैं। पैरासाइटिक्स यानी कि वो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। अब जब फंजाई और एल्गी दोनों एक साथ मिलते हैं और सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं तो उसको कहा जाता है लाइकेन। और वही फंजाई और प्लांट रूट्स जब एक साथ मिलते हैं और सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं तो उसको कहा जाता है माइकोरहिजा। ठीक है, फंगस जो है वो एथलेटिक फूड, ये डिसीज होती है, ये भी कॉज करता है।
नेक्स्ट है रिप्रोडक्शंस। तो फंजाई में 3 तरह के होते हैं। वेजिटेटिव होता है, वेजिटेटिव किस तरह का करेगा, वो फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन से करेगा और बडिंग से करेगा। एसेक्सुअल जो है स्पोर्स के थ्रू करता है, जैसे कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर्स के थ्रू। सेक्सुअल जो होता है ओस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू करता है। नेक्स्ट आता है इसका सेक्सुअल साइकिल्स। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होती है, यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है, मेल गैमेट हो या नॉर्मोटाइल गैमेट्स हो, उन दोनों के जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं उनका फ्यूजन होता है। फिर नेक्स्ट होता है कार्यगैमी की, उन प्रोटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियस मौजूद है आपस में वो भी फ्यूज कर जाते हैं, न्यूक्ली का फ्यूजन हो गया। फिर आता है कि मियोसिस होता है, फिर मियोसिस होता है, जाइगोट जो होता है, फिर हैप्लॉइड्स स्पोर्स बना देते हैं, जाइगोट के जो है हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो है कंप्लीट हो जाता है उसका सेक्सुअल साइकिल। ऐसी कुछ स्पीसीज है, फंजाई की है, मेलोडोगाइनी स्पीसीज है जो कि डिसीज कॉज करती है रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल्स। ऐसी दूसरी एक और है लूज स्मट और वीट डिसीज कॉज किया जाता है, वो स्प्रेड होता है सीड और फ्लावर से स्प्रेड होता है। ठीक है, सीड और फ्लावर है, इसके थ्रू जो है ये जो डिसीज है लूज स्मट और वीट डिसीज ये स्प्रेड होती है। अगर जैसे हम देखते हैं कि पसीना होने के वाले वजह से जो है खुजली होनी चालू हो जाती है कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे कि जो कि सरफेस, 2 सरफेस के बीच में होता है, तो चाहे वो हाथ हो चाहे वो पैर हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा जो खुजली होनी चालू हो जाती है, वहाँ पे एक अलग सा स्ट्रक्चर बन जाता है, थोड़ा फूला हुआ था, थोड़ा सूजा हुआ था, स्वेलिंग टाइप का, तो वो जो होता है रिंगवॉर्म डिसीज होती है, ये ह्यूमन में होती है। और ये जो डिसीज कॉज करता है उसका नाम होता है माइक्रोस्पोरम, ये भी एक फंजाई है। ठीक है, अब लाइफ साइकिल की बात करें तो 2 तरह की लाइफ साइकिल हमने देखी है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल लाइफ साइकिल। जो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल है वो हम देखते हैं कि अगर देखिए जो आपका जो है, जैसे मान लीजिए कि फंजाई है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं माइसेलियम। फंजाई है तो दैट मीन्स कि माइसेलियम उसके अंदर होगा। ठीक है, माइसेलियम्स उसके अंदर है तो वो स्पोर प्रोड्यूस करने वाले स्ट्रक्चर बना देगा, वो फंजाई वहाँ पर स्पोर प्रोड्यूस करने वाले स्ट्रक्चर बना देगा, तो स्पोर्स निकलेंगे, स्पोर्स उड़ करके जाएंगे कहीं, जाके जर्मिनेट होंगे और फिर वहाँ पे फंजाई दोबारा से बन जाएगा। तो ये तो होता है एसेक्सुअल टाइप्स। सेक्सुअल टाइप्स में क्या होता है, 2 फंजाई हैं, ठीक है, 2 फंजाई हैं, 2 फंजाई के 2 अलग अलग प्रोटोप्लाज्म हैं। ठीक है, तो 2 फंजाई के 2 अलग अलग प्रोटोप्लाज्म में फ्यूजन हो जाता है, तो प्लाज्मोगैमी होता है सबसे पहले। तो प्लाज्मोगैमी जैसे होता है डायकोरेटिक स्टेज हो जाता है, मतलब कि 2 न्यूक्लियाई रहते हैं इसमें, एक फंजाई का एक दूसरे फंजाई का। ठीक है, एक फंजाई का, इसमें भी एक फंजाई का एक दूसरे फंजाई का, एक पहले का एक दूसरे को। ठीक है, एस्कोमाइसिटस और बेसिडोमाइसिटस उनमें ही ज़्यादातर ये देखने को मिलती है इंटरमीडिएट डायकोरेटिक स्टेज, बाकी सब में सीधा प्लाज्मोगैमी से सीधा कैरियोगैमी होता है। ठीक है, तो डायकोरेटिक स्टेज हो गया एस्कोमाइसिटस बेसिडोमाइसिटस में। फिर उसके बाद हम आगे चले गए कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या होगा कि न्यूक्ली का आपस में फ्यूजन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले इस तरीके का रहेगा, 2 न्यूक्ली हैं यहाँ पे, फ्यूजन होकर के इस तरीके का बन गया। तो ये आ गई डिप्लॉइड स्टेज यानी कि 2n। अब डिप्लॉइड स्टेज होने के बाद मियोसिस होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन होगा 2n के अंदर, तो फिर n नंबर ऑफ स्पोर्स बन जाएंगे। ठीक है, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा और स्पोर्स निकलेगा, स्पोर्स जाके जर्मिनेट होगा तो फंजाई होगा, फंजाई हाइफे वगैरह मिल के फिर माइसेलियम बनाएगा, फिर दोबारा से यही चीज चालू हो जाती है। तो सेक्सुअल साइकिल इस तरीके से चलती है। तो ये था सेक्सुअल साइकिल के बारे में। अब हम देखेंगे कि अलग अलग फंजाई के ग्रुप्स बना दिए गए हैं। तो वो जो ग्रुप्स बनाए हैं वो किसके बेसिस पे बनाए गए हैं, मॉर्फोलॉजी, मतलब माइसेलियम की मॉर्फोलॉजी कैसी है उसके बेसिस पे उसको कंसिडर किया गया है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स बनता है या नहीं बनता है उसको देखा गया है। फ्रूटिंग बॉडीज कौन सी है, किस तरीके की फ्रूटिंग बॉडीज है, ये 3 चीजें हैं। इन 3 चीजों के बेसिस पे जो है आगे जो है डिवाइड किया गया है फंजाई को। अब सबसे पहले हम बात करेंगे फाइकोमाइसिटस। फाइको दैट मीन्स की एल्गी की बात हो रही है, तो एल्गल फंजाई होगी। ठीक है, इसका हैबिटेट जो होता है वो एक्वेटिक हैबिटेट होता है, ये पानी में पाए जाते हैं। माइसेलियम्स की बात करें तो इसमें एसेप्टेड और कोइनोसाइटिक माइसेलियम होता है। दैट मीन्स कि ऐसे माइसेलियम जो कि कैसा हमने देखा था कंटिन्यूस वाला, देखिए इस तरीके का। कोइनोसाइटिक मतलब कि जो कंटिन्यूस होता है, और एसेप्टेड भी कहा जाता है, मतलब जो सेप्टेट नहीं होता है, जिसमें सेगमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का उसमें देखने को मिलेगा हमें।
फाउंड इन, जैसे कि मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ, जैसे एसेप्टेड है मतलब कि सेगमेंटेशन नहीं होगा, तो वह सिंगल एक कॉन्टिन्यूस ट्यूब्स होगी और उसके अंदर ही जो है बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा ये, ठीक है। ये कहाँ पे मिलते हैं? फाउंड ऑन डिके वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। तो ऐसे जो मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस हैं वहाँ पे जो लकड़ियाँ सड़ रही होती हैं उसके ऊपर ये मिलता है। और प्लांट्स पे मिलेगा एज ए ऑब्लिगेट पैरासाइट्स की तरह। अगर बात करें हम इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की, तो वो किसके थ्रू होता है? ज़ूस्पोर्स के थ्रू होता है और एप्लानोस्पोर्स के थ्रू होता है। मतलब कि मोटाइल गैमेट मोटाइल के थ्रू भी होगा और नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू भी होगा। जो मोटाइल स्पोर है वो ज़ूस्पोर्स है और जो नॉन मोटाइल है वो एप्लानोस्पोर्स है। तो दो स्पोर्स के थ्रू होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो स्पोर्स होते हैं वो स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और वो भी एंडोजिनसली, मतलब कोई इस तरीके का है और इसमें अंदर प्रोड्यूस होंगे स्पोर्स एंडोजिनसली। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जाइगोस्पोर्स के थ्रू और ये होता है बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, ठीक है। तो जाइगोस्पोर्स में क्या होता है? दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है। तो वो कुछ भी हो सकता है, वो आइसोगैमस भी हो सकता है और एनाइसोगैमस भी हो सकता है। मतलब कि जो जाइगोस्पोर्स होते हैं दो जाइगोस्पोर्स होंगे तो वो आइसोगैमस यानी कि एक जैसे हो सकते हैं, सिमिलर मॉर्फोलॉजी, या फिर एनाइसोगैमस यानी कि डिसिमिलर मॉर्फोलॉजी हो सकते हैं, मतलब दिखने में एक जैसे या फिर दिखने में डिफरेंट। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर्स के या फिर एप्लानोस्पोर्स के थ्रू हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोस्पोर्स के थ्रू इसमें हो गया। इसके जो एग्जाम्पल है वो है म्यूकोर, राइजोफस जो कि ब्रेड मोल्ड कहा जाता है जिसको कि, और स्पोंजियम में इसमें कोलुमेला प्रेजेंट होता है। एल्ब्यूगो ये भी इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये जो है फाइकोमाइसीटस के बारे में बात हो रही है। फाइकोमाइसीटस में म्यूकोर, राइजोफस, ब्रेड मोल्ड्स, एल्ब्यूगो आ गया जो कि एक पैरासाइटिक फंजाई है और मस्टर्ड के ऊपर मतलब सरसों के ऊपर ये देखी जाती है। एल्ब्यूगो कैंडिडा व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर ये डिसीज कॉज करता है। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स थे फाइकोमाइसीटस के। अब सैप्रोफाइटिक फंजाई और कुछ सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया और फंजाई, तो दो तरीके होंगे। बैक्टीरिया भी सैप्रोफाइटिक होगा, फंजाई भी जो होगा सैप्रोफाइटिक, तो वो तो होता ही है। तो ये क्या करते हैं? डेड बॉडीज जो होती है उसके जो डेड डिके और डिकम्पोज करते हैं डेड बॉडीज को। अगर मतलब जैसे हम देखते हैं ना कुछ चूहा वो मर गया या कुछ भी मर गया, तो सड़ाने गलाने का काम कौन करता है? सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया भी वहाँ पे आ जाएगा, सैप्रोफाइटिक फंजाई भी वहाँ पे आ जाएगा और थोड़ी देर बाद वो उसको सड़ा गला करके वो उसको चट कर जाते हैं और थोड़ा बहुत जो है एब्जॉर्ब हो जाता है सॉइल में। अब नेक्स्ट है हमारा एस्कोमाइसीटस, सेक फंजाई जिसको हम कहते हैं। अब इसके बारे में बात करें तो इसमें माइसीलियम कैसा होता है? ब्रांच्ड और सेप्टेड होता है। मतलब कि माइसीलियम जो होगा इस तरीके का होगा, ऐसे निकला होगा, ब्रांच होगा और एक हर एक माइसीलियम को अगर हम लार्ज व्यू करके देखें तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा कि भाई इस तरीके का है और ये सेप्टेड होगा, ठीक है। तो एस्कोमाइसीटस जो होता है वो सैप्रोफाइटिक होता है, अच्छा डिकम्पोजर माना जाता है इसको, ठीक है। पैरासाइटिक है और कोप्रोफाइलस है, यानी कि कोप्रोफाइलस मतलब कि ये डंक के ऊपर यानी कि गोबर के ऊपर जो है वहाँ पे ये ग्रो करते हैं, वहाँ पे ये रहते हैं। मोस्टली जो है ये मल्टीसेलुलर होता है, जैसे कि एग्जांपल है आपका पेनिसिलियम, ये मल्टीसेलुलर है। एंटीबायोटिक भी प्रोड्यूस करता है जैसे कि पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम कैरेसोजिनम ये देंगे पेनिसिलिन। ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि पेनिसिलिन जो पेनिसिलियम नोटेटम से मिलता है वो पेनिसिलिन जो है बैक्टीरिया के सेल वॉल की सिंथेसिस को डिसरप्ट करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो मर जाता है। और ये तो बात थी मल्टीसेलुलर वाले के पेनिसिलिन के बारे में। अब कुछ जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे कि आपका यीस्ट जिसको हम कहते हैं सैक्रोमाइसिस, ये ब्रेड और बियर बनाने के यूज होता है। तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा आपका यीस्ट, ये इस तरीके का होगा, ये यूनिसेलुलर है ये।
अब स्पोर्स की बात करें तो अब ये जो आपका एस्कोमाइसीटस है, ठीक है, इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो दो तरह के स्पोर्स होंगे। एक होगा एसेक्सुअल स्पोर्स। एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से होते हैं? कोनिडिया, ठीक है, कोनिडिया होता है, ये जर्मिनेट होता है और प्रोड्यूस करता है माइसेलियम्स। और ये कोनिडिया जो बनेगा वो आपको कोनिडिया स्पोर्स में बनेगा और वो भी एक्सोजेनसली, ठीक है, बाहर की तरफ। जैसे कि आप देखो ये है कोनिडिया, कोनिडिया 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 4 के तरफ बाहर की तरफ बन रहा है। नेक्स्ट है सेक्सुअल स्पोर्स जो होता है, इसमें एस्कोस्पोर्स होता है, तो ये एंडोजेनसली प्रोड्यूस होता है, ठीक है, सेक लाइक एस्की में। और एक सिंगुलर की बात करें तो उसको कहा जाता है एस्कस, तो ये सेक के अंदर बनेगा। और ये जो सेक लाइक एस्की होता है, ये एस्की जो है वो अलग अलग फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर बना होता है, तो उसको कहा जाता है एस्कोकार्प। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं एक तरीके का, तो एस्कोकार्प ऐसा हो गया, एस्कोकार्प के अंदर क्या हो गया? एस्की, और एस्की के अंदर क्या हो गया? सेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है, और ये एंडोजेनसली प्रोड्यूस हो रहा है। बाकी एसेक्सुअल स्पोर्स जो होता है वो कोनिडिया होता है और कोनिडिया फोर्स के ऊपर बनता है और एक्सोजेनसली मतलब बाहर। अब कुछ इसके एग्जांपल हैं, जैसे कि आपका एस्परजिलस हो गया, जैसे एस्परजिलस ओरेजाई, ये सोया सॉस बनाने में यूज होता है, ठीक है। क्लेविसेप्स हो गया, क्लेविसेप्स सोर्स ऑफ एल्कलॉइड एंड एलएसडी है, ठीक है। न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा जो है इसको कहा जाता है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, और बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क्स में इसका यूज होता है बहुत ज़्यादा। मॉरल्स और ट्रफल्स, ये एडिबल्स और इसको डेलिकेशियस कंसिडर किया जाता है। जब हम स्टोर करते हैं एस्परजिलस और पेनिसिलियम्स को तो ये सीक्रेट करते हैं टॉक्सिन्स को। एस्परजिलस जो होता है वो प्रोड्यूस करता है एफ्लाटॉक्सिन्स, और ये जो टॉक्सिन होता है ये टॉक्सिन कार्सिनोजेनिक होता है, ये कैंसर कॉज कर सकता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटिस। चलिए, तो अब जो हम बात कर रहे हैं बेसिडोमाइसिटिस की। बेसिडोमाइसिटिस को कहा जाता है क्लफ फंजाई। तो फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस हम देख चुके हैं, अब हम बेसिडोमाइसिटिस की बात करेंगे। तो फाइकोमाइसिटिस सोएलगल फंजाई कहा जाता है, एस्कोमाइसिटिस एस्कस फंजाई कहा जाता है, सेक फंजाई। बेसिडोमाइसिटिस जो होता है उसको क्लफ फंजाई कहा जाता है। माइसेलियम्स की बात करें तो माइसेलियम हमने देखा था फाइकोमाइसिटिस में एसेप्टेड कोइनोसाइटिक होता है। फिर एस्कोमाइसिटिस में और बेसिडोमाइसिटिस में हम देखेंगे कि माइसेलियम हमें ब्रांच्ड और सेप्टेड पाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कि बेसिडोमाइसिटिस कहाँ पे हमें मिलेगा? सॉइल में मिलता है, ठीक है, लॉग्स में मिलेगा, ट्री के जो लॉग्स होते हैं वो ट्री स्टम्प्स में मिलेगा, और पैरासाइट की तरह भी मिलता है लिविंग प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो मशरूम्स है, ब्रैकेट फंजाई है, पफ बॉल है, पक्सीनिया है, अगेरिकस है, उस्टिलैगो है, और एक है बर्ड नेस्ट, शायद उसका नाम बर्ड नेस्ट होता है, बर्ड नेस्ट फंजाई, ठीक है। अगेरिकस जो है वो प्रोड्यूस करता है स्पोर्स एक्सोजेनसली, मतलब बाहर की तरफ जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे बेसिडोमाइसिटिस के। नेक्स्ट जो पक्सीनिया है, पक्सीनिया कुछ डिसीज कॉज करता है, वो व्हीट लीफ में रेस्टिंग कर देता है, तो व्हीट लीफ रेस्ट डिसीज कॉज करता है। पक्सीनिया ग्रामिनेस टिटिकी ब्लैक स्टेम और रेस्ट ऑफ व्हीट कॉज करता है, ये हम पहले देख चुके हैं, तो ये बेसिडोमाइसिटिस है पक्सीनिया। फॉर्म यूरेडिया और टीलिया कॉज करता है व्हीट की लीव्स में, ठीक है। तो ये पक्सीनिया जो है कुछ डिसीज जो है ये कॉज करता है। एसेक्सुअल स्पोर्स जो है इसमें नहीं पाए जाते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस करता है फ्रेगमेंटेशंस के थ्रू, एक के दो बन जाते हैं,
ठीक है। एब्सेंट सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होता है वो इसमें एब्सेंट होता है, बट सेक्सुअल ऑर्गन्स एब्सेंट होने के बाद भी ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस परफॉर्म कर पाता है। प्लाज्मोगैमी क्या होता है? प्लाज्मोगैमी का मतलब कि दो सोमैटिक या फिर वेजिटेटिव सेल्स जिन अलग अलग स्ट्रेन्स के या अलग अलग जिनका जीनोटाइप है उनके बीच में फ्यूजन, उसको कहा जाता है प्लाज्मोगैमी। तो देखिए जो लाइफ साइकिल होती है किस तरीके से चलती है बेसिडोमाइसीटस की। सबसे पहले जो है दो अलग अलग स्ट्रेन है, दो अलग अलग स्ट्रेन के हाइफे होते हैं, ठीक है। उनमें प्लाज्मोगैमी होती है, यहाँ की प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो फ्यूज हो जाता है सबसे पहले, तो डाइकोरियोटिक माइसेलियम बन जाता है एक, जिसमें कि दो तरीके की न्यूक्लियस होती हैं अलग अलग स्ट्रेन के। फिर होता है यहाँ पे माइटोसिस। माइटोसिस होने के बाद जो है ये बेसिडियोकार्प पूरा का पूरा इस तरीके का बन जाता है, ठीक है। बेसिडियोकार्प बन गया तो इसके जो गिल्स होते हैं उन गिल्स में जो होता है बेसिडिया होता है। अब बेसिडिया जो है प्लूरल को कहते हैं, एक को हमें पता ही है कि सिंगुलर को हम बेसिडियम कहते हैं। तो ये डाइकोरियोटिक स्टेज आ जाती है, ठीक है। मतलब डाइकोरियोटिक स्टेज मतलब कि एक स्ट्रेन का एक न्यूक्लियस एक दूसरे स्ट्रेन का दूसरा आ जाता है यहाँ पे, और एक ही जो है वो प्रोटोप्लाज्म होता है। अब यहाँ पे इसके बाद जो है यहाँ पे कैरियोगैमी हो जाता है, मतलब कि बेसिडिया में जो है डिप्लॉयड न्यूक्ली बन जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे फ्यूजन ऑफ दो न्यूक्ली, तो फिर ये 2n बना देता है, यहाँ पे 2n बन जाता है। जिस तरीके से इसमें देखोगे ना, डिप्लॉयड बेसिडिया बन गया यहाँ पे, डिप्लॉयड या फिर बेसिडियम कह सकते हो, और बहुत सारे हैं तो बेसिडिया कह सकते हो आप। तो जाइगोट बन गया यहाँ पे 2n। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है मियोसिस होएगा। मियोसिस होएगा उस जाइगोट का या उस बेसिडियम का या बेसिडिया का, ठीक है। उसमें जाइगोट उसमें मियोसिस होता है। फिर उसके बाद मियोसिस होने में क्या होगा, 4 हैप्लॉइड न्यूक्ली बन जाएंगे एक बेसिडियम के अंदर, ठीक है। डिप्लॉयड बेसिडियम था और वो अब हैप्लॉइड बन गया, उसके अंदर न्यूक्ली, मतलब डिप्लॉयड बेसिडिया था उसके अंदर जो जाइगोट था वो 2n था। तो जाइगोट में मियोसिस हुआ, मियोसिस में 4 हैप्लॉइड न्यूक्ली बन गए। तो अब आ गया बेसिडियम विथ 4 हैप्लॉइड न्यूक्ली, मतलब n बन गया अब यहाँ पे, तो हैप्लॉइड बन गए 4। फिर उसके बाद जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होगा तो 4 बेसिडियोस्पोर्स बन जाएंगे बेसिडियम्स में। फिर जो बेसिडियोस्पोर्स हैं वो एक्सोजेनसली जो ऊपर की तरफ है ये यहाँ पे आ जाएंगे बेसिडियम के टिप के ऊपर। जब टिप पे आ जाएंगे तो फिर वो स्पोर्स जो है वो यहाँ से उड़ जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे। डिस्पर्स होने के बाद जहाँ पे गिरेंगे वहाँ पे अगर फेवरेबल कंडीशन है तो वो वहाँ पे जर्मिनेट कर जाएंगे फिर। तो ये जो है पूरा उसका लाइफ साइकिल था कि इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। अब ऐसे ही एक एमानिटा मस्कैरिया ये है, इसके अंदर हेलुसिनेशन होता है और ये टॉक्सिक होता है और एल्कलॉइड होता है, टॉक्सिक एल्कलॉइड होता है और मस्करीन होता है ये। तो ये एक तरीके से एसिटाइलकोलिन की बिल्कुल मिमिक्री करता है। ये करता क्या है, सीधा जा करके ये बाइंड करेगा मस्करीनिक रिसेप्टर या फिर आइबोटेनिक एसिड्स पे, और ये फिर न्यूरॉन्स को एक्साइटेशन करता है और एक्साइटेशन होने की वजह से हेलुसिनेशंस आता है। तो यहाँ देखोगे वैसे तो नॉर्मली जो है एसिटाइलकोलाइन यहाँ पे बाइंड करता है, पर टॉक्सिक एल्कलॉइड ये आ गया एमानिटा मस्करीना, ये इसको रोक देता है, ब्लॉक करता है कि भाई एसिटाइलकोलाइन तू मत बैठ, मैं बैठ जाऊंगा। ये यहाँ पे बैठ जाता है तो ये एक्साइटेशन करता है न्यूरॉन्स को और एसिटाइलकोलिन के बिल्कुल इफेक्ट को ही ये मिमिक करता है और हेलुसिनेशन करता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है हमारा आता है ड्यूटरोमाइसीटस। इसको कहा जाता है फंजाई इम्परफेक्टी। तो इसका जो सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज है उसके बारे में नहीं पता है, पर सेक्सुअल फेज जो इसका जो सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज है उसके बारे में तो पता है, और सेक्सुअल फेज जो है उसके बारे में पता नहीं है, नॉट नाउन है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है फंजाई इम्परफेक्टी। ये रिप्रोड्यूस होता है केवल एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया के थ्रू।
इसमें अगर माइसेलियम देखें तो इसमें भी माइसेलियम जो है सेप्टेड और ब्रांच्ड होता है। तो आपने देखा कि केवल फाइकोमाइसीट्स में एसेप्टेड कोइनोसाइटिक पाया जाता है, बाकी सब में सेप्टेड और ब्रांच्ड पाया जाता है। मोस्टली जो होते हैं ये डिकम्पोजर होते हैं लिटर्स के, ठीक है, मिनरल रिसाइकलर होते हैं ये यहाँ पे, सेप्रोफाइटिक्स होते हैं और पैरासाइट्स होते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे तो अल्टरनेरिया है, कोलेटोट्राइकम है और ट्राइकोडर्मा, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अल्टरनेरिया सोलनी ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिसीज कॉज करता है। ऐसी जाइगोमाइसीट्स है जिसको कंजुगेशन फंजाई कहा जाता है, ये एक अलग तरीके का फंजाई है ड्यूटरमाइसीट्स के बाद में। माइक्रोस्पोरम हमें पता ही है कि ये एक तरीके का फंजाई है जो कि रिंगवॉर्म डिसीज कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर। तो यहाँ पे आपका जो है ये फंजाई खत्म हो जाता है। और अब हम बात करेंगे प्लांट्स की। प्लांट्स के बारे में आपको पता ही है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट है तो उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होगा, ठीक है। सेल वॉल उसकी जो होती है सेलुलोज की होती है। प्लांट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में थर्ड यूनिट्स में, थर्ड चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पे सेकंड में केवल कुछ इंट्रोडक्शन है जो कि प्लांट्स के बारे में दे रखा है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ाना वो सही नहीं है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये डेडिकेटेड किया गया है मोनेरा को, प्रोटिस्टा और फंजाई, तीन चीज़ की इसमें डिटेलिंग करी है। प्लांट और एनिमल के लिए थर्ड और फोर्थ चैप्टर है अलग से। और प्लांट है तो ये फोटोसिंथेटिक होता है, ऑटोट्रॉपिक खुद ही खाना बनाता है, और यूकारियोट्स है ये, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं प्लांट्स भी, और अपने आप एक तो लाइट की प्रेजेंस में खुद खाना बनाता है। कुछ जो होते हैं हेटेरोट्रॉपिक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो है ब्लैडरवॉर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप्स, ये कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, उससे भी न्यूट्रिशन लेते हैं। कुछ पैरासाइटिक होते हैं जैसे कि कसकटा, ठीक है। एग्जाम्पल्स अगर प्लांट्स के बारे में बात करें हम तो एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब है। लाइफ साइकिल की बात करें तो डिप्लॉयड होता है स्पोरोफाइट्स इसमें, और हैप्लॉयड होता है गैमेटोफाइट्स। गैमेटोफाइट्स जो होगी NN के फॉर्म में होंगी, और स्पोरोफाइट्स जो होगा वो 2N की फॉर्म में होगा स्पोरोफाइट्स। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है, हैप्लॉयड डिप्लॉयड साइकिल चलती रहती है, पहले हैप्लॉयड डिप्लॉयड फिर धैन हैप्लॉयड फिर डिप्लॉयड, ऐसे चलता रहेगा साइकिल। नेक्स्ट है हमारा एनिमल। तो एनिमल के बारे में भी ज़्यादातर चीज़ें पता ही हैं हमें कि ये यूकारियोटिक होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है, खुद तो खाना बना नहीं पाता है, ये डिपेंड होता है प्लांट्स के ऊपर या फिर एनिमल्स के ऊपर। इसमें सेल वॉल नहीं होती है। फूड रिजर्व जो करता है ये ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में फूड को रिजर्व करता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसके अंदर, मतलब कि फूड का इंजेक्शन करना। फूड डाइजेशन इंटरनल कैविटी के अंदर करता है, मतलब शरीर के अंदर करता है। इसकी एक डेफिनेट ग्रोथ होती है और शेप और साइज होता है। लोकोमोशन भी करेगा, ये चलता भी है, एक जगह से दूसरी जगह डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मूवमेंट भी करता है। और हायर फॉर्म सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होता है, ऐसे बहुत ही एडवांस टाइप का होता है सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और फिर उसके बाद ज़ायगोट बनता है, ज़ायगोट के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। तो ये कुछ एनिमल्स के बारे में था। अब हम बात करते हैं वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेंस के बारे में बात करते हैं। एल्गी और फंजाई जब मिलते हैं तो वो लाइकेंस हो जाता है। प्रियॉन्स मतलब प्रोटीन्स के बारे में बात हो रही है, न्यूक्लिक एसिड उसमें नहीं होता है और डिसीज कॉज करता है प्रोटीन। वायरॉइड्स की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो डिसीज कॉज करता है। वायरस बताइए आपको, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों मिल करके जब डिसीज कॉज करते हैं एक पूरा स्ट्रक्चर बना करके, तो वायरस होता है वो, ठीक है। अब पाश्चर जो थे, पाश्चर ने नाम दिया वायरस को पॉइजनस फ्लूइड और वेनम। इन्होंने पाश्चर ने वायरस को यह नाम दिया पॉइजनस फ्लूइड और वेनम। अब ऐसे एक थे दूसरे जो DJ आइवानोव्स्की 1892 में उन्होंने तंबाकू मोसाइक वायरस को रिकॉग्नाइज किया। उन्होंने देखा कि ये पास कर सकता है बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से, इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ है ये बैक्टीरिया से भी स्मॉलर है, तंबाकू मोसाइक वायरस। फिर MW बेजरनिक 1898 में, उसके 6 साल बाद उन्होंने क्या किया, एक तंबाकू प्लांट लिया, मतलब तंबाकू मोसाइक वाला, ठीक है, प्लांट जो कि इन्फेक्टेड प्लांट था, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल कर उन्होंने हेल्थी प्लांट में डाल दिया और देखा कि वो भी जो है इन्फेक्टेड हो गया थोड़ी देर टाइम के बाद में। तो उस एक्सट्रैक्ट को उन्होंने कहा कॉन्टेजियस वाइवम फ्लूडम। कॉन्टेजियस वाइवम फ्लूडम दैट मीन्स कि इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूड, मतलब लिविंग फ्लूड है और वो इन्फेक्टियस है, ये कहा गया। W. स्टैनले ने क्रिस्टलाइजेशन किया था वायरस का सबसे पहले। तो वायरस का अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें, वायरस के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हेड होता है एक, ठीक है, कॉलर होता है,
शीत होती है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। हेड है, कॉलर है, कॉलर के नीचे ये शीत होती है ये वाली, और टेल फाइबर्स होता है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एक वायरस है तम्बाकू मोसाइक वायरस, वो इस तरीके का होता है। ये आप उसमें देखोगे आरएनए पाया जाएगा, उसमें कैप्सिड पाई जाती है बाहर की तरफ। ये वाला जो है बी वाला, ये होता है बैक्टीरियोफेज वाला। हेड, टेल और कॉलर और आपका शीत भी इसमें पाई जाती है। ठीक है, अब वायरस के बारे में अगर देखें हम, वायरस क्या है? वायरस जो है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है एक तरीके का, मतलब सेलुलर नहीं होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ठीक है, पैरासाइट की तरह काम करेगा, जैसे ही इसको टाइम मौका मिलेगा वो पैरासाइट बन जाएगा। नॉट ट्रू लिविंग, ट्रू लिविंग नहीं है, डर रहता है होस्ट के बाहर, जैसे ही होस्ट मिलता है वो से वो लिविंग हो जाता है, काम करना चालू कर देता है। और ये जो है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकता है, ठीक है, बट इसको होस्ट की मशीनरी चाहिए होती है, होस्ट के अंदर जाना जरूरी है इसका। उसके बाद होस्ट की मशीनरी यूज़ करता है, हाईजैक कर लेता है चीज़ें और फिर अपने न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को बनाना चालू कर देता है। और एंटीबायोटिक का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया रिलीज करता है दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक का इफेक्ट होता है, बट वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक का इफेक्ट नहीं होता है। लाइटिक साइकिल होती है, जो इसमें क्या होता है, लाइसिस ऑफ सेल होता है, मतलब सेल के अंदर गया, रेप्लिकेट किया और फिर निकल गया, उसको फाड़ वाड़ करके, तोड़ ताड़ करके, सेल को बस्ट करके, ठीक है। तो एक लाइटिक साइकिल ही हो गई। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि अपने डीएनए को वो होस्ट के डीएनए में इंटीग्रेट कर देता है, फिर होस्ट का डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो इसका भी डीएनए रेप्लिकेट करता है, उसका एमआरएनए बनता है तो इसका भी एमआरएनए साथ में बन जाता है, इसका भी प्रोटीन साथ में बन जाता है। फिर उसके बाद ये अपना जो है कैप बनाएगा, अपना टेल वेल बना लेता है और फिर लाइसिस करके बाहर निकल जाता है। तो लाइटिक में तो सिंपल ये जो है अपनी मल्टीप्लिकेशन करता है और फाड़ फोड़ के बाहर निकल जाता है। लाइसोजेनिक में क्या होता है, ये डीएनए में इंटीग्रेट कर देता है, उसके अपना डीएनए होस्ट के डीएनए में इंटीग्रेट करके अपने प्रोटीन है, टेल है, कॉलर है, शीत है, ये सब बना करके वो पैकेजिंग करके फिर बाहर निकल जाता है, सेल को लाइस करके फाड़ के। तो इनट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रहता है, आउटसाइड तो वो कुछ नहीं करेगा, बैठा रहेगा बस ऐसे ही। इनट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होस्ट को जैसे ही इन्फेक्ट करेगा तो होस्ट की रेप्लिकेशन मशीनरी को हाईजैक कर लेगा, और होस्ट की रेप्लिकेशन मशीनरी को हाईजैक करने के बाद अपनी चीज़ें बना करके फिर होस्ट को मार करके फिर बाहर निकल जाता है, अपने मल्टीप्लिकेशन करके बहुत सारे, एक वायरस जाता है मतलब, और बहुत सारे मल्टीप्लाई करके बहुत सारे वायरस बन जाते हैं और फिर वो बाहर निकल जाता है। ये उसका कुछ डायग्राम है जो कि हम पहले देख चुके हैं ऊपर, कि क्या क्या होता है उसमें। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो वायरस के हेड के अंदर होता है, इसमें रेट्रोवायरस में, बैक्टीरियोफेज में आप देखोगे आप तो वायरस एक क्या है, वायरस एक न्यूक्लियोप्रोटीन है, मतलब उस न्यूक्लिक एसिड होती है और प्रोटीन की कवरिंग होती है उसके बाहर, ठीक है। प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल जो होता है यही इन्फेक्टियस मटेरियल होता है, या तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा या तो फिर आरएनए होता है, उसके अंदर कभी भी दोनों नहीं होंगे। ऐसे ही प्लांट वायरस जो होते हैं ज़्यादातर मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होते हैं, जैसे कि तम्बाकू मोसाइक वायरस। और साइज जो होता है तम्बाकू मोसाइक वायरस का वो होता है 300 × 20 नैनोमीटर्स। ऐसे ही पपाया मोसाइक वायरस होता है, ठीक है, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। और कॉलीफ्लावर मोसाइक वायरस है, ये वाला जो होता है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। दो हमारे मिल गए प्लांट वायरस में, तम्बाकू मोसाइक वायरस, पपाया मोसाइक वायरस, जो ये आपके सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में होंगे, बट जब कॉलीफ्लावर गोभी की बात आएगी तो फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो जाएगा। तो ऐसे याद रखो, आपकी तम्बाकू और पपाया सिंगल स्टैंडर्ड और गोभी बड़ी होती है तो डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। एनिमल वायरस सिंगल स्टैंडर्ड ज़्यादातर होते हैं, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड भी पाए जाएंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी पाया जाएगा उसमें, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल है पोलियो वायरस, ठीक है, कोई एक ही पाया जाएगा, या तो सिंगल स्टैंडर्ड पाया जाएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाएगा, या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा। प्लांट वायरस जो मोस्टली होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही होता है उसमें, पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है, किसमें होगा, कॉलीफ्लावर मोसाइक वायरस में, बट होगा मोस्टली आरएनए वाला है। बैक्टीरियोफेज की बात करें तो बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है,
ठीक है। रेट्रोवायरस में 2 कॉपीज होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की, एक और एक और 2 आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 कॉपीज होती है। इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें तो ये भी आरएनए वायरस है, ठीक है। अरबो वायरस की बात करें तो ये वायरस आर्थ्रोपोडास को यूज़ करता है एज ए वेक्टर। तो आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं वो इस वायरस को लेकर के जाते हैं, दूसरे किसी को इन्फेक्ट करवा देते हैं। जो वेक्टर का काम जो करता है आर्थ्रोपोड्स करते हैं अरबो वायरस में। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स किस तरीके का होता है भाई? सबसे पहले होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर उसके बाद वो पेनिट्रेट करेगा वायरस, फिर एक्लिप्स बनाएगा, फिर असेंबली करेगा, फिर मैच्योर होकर के लाइसिस होकर के बाहर निकल जाता है। अगर ये स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सबसे पहले जो होता है ऊपर की तरफ स्पाइक प्रोटीन होता है, ठीक है। स्पाइक प्रोटीन के नीचे जो है एनवेलप होता है। एनवेलप के नीचे और जाएंगे हम तो हमें मिलेगा ये वायरल टेगुमेंट। वायरल टेगुमेंट्स के नीचे और जाएंगे हम तो हमें मिलेगा न्यूक्लियोकैप्सिड, ठीक है। और फिर न्यूक्लियोकैप्सिड के अंदर जाएंगे तो वायरल जीनोम मिलेगा। और कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि अंदर की तरफ होते हैं। तो कैप्सिड प्रोटीन्स, कैप्सिड एक प्रोटीन कोट है जो कि कैप्सोमर से बनता है। छोटे छोटे जो है स्मॉल सब यूनिट्स होती है कैप्सोमर, उनको कहा जाता है। उससे बनता है कैप्सिड यानी कि प्रोटीन कोट, जिसका काम होता है कि न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करना। ऐसी कैप्सोमर्स जो होते हैं जो स्मॉलेस्ट जो सब यूनिट्स होती है, स्मॉल सब यूनिट, जिससे कि प्रोटीन कोड या कैप्सिड जो बनती है वो अरेंज होते हैं या तो हेलिकल ऑर्डर्स में अरेंज होंगे या पॉलीहेड्रल ऑर्डर्स में अरेंज होते हैं। तो वायरस जो है बहुत सारे डिसीज कॉज करता है, जैसे कि मम्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हर्पीज हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, एड्स हो गया। अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें, प्लांट्स में देखें तो उसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि मोसाइक फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है, लीफ रोलिंग कर देगा, कर्लिंग कर देगा, येलोइंग येलो कलर की हो जाएंगी लीफ वगैरह। वेन्स जो होंगी वो क्लियर हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। ड्वार्फिंग, पेड़ जो है इतनी ज़्यादा हाइट अटेन नहीं कर पाएगा, वो छोटा ही रहेगा। स्टंटेड ग्रोथ मतलब वही छोटा ही रहना, एक ही जगह ग्रोथ उसकी रुक जाएगी। वायरल डिसीज़ कौन कौन सी है? जैसे कि लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो, ये एक वायरल डिसीज़ है, ठीक है। ट्रिस्टेजा डिसीज़ ऑफ सिट्रस, ये एक वायरल डिसीज़ है। अब हम बात करते हैं वायरॉइड्स की। वायरॉइड्स क्या होता है भाई? वायरॉइड्स में जो है न्यूक्लिक एसिड जो है वही डिसीज़ कॉज करता है, जैसे कि ठीक है। जैसे 1971 में T.O. डीनियर थे, इन्होंने देखा कि कोई चीज़ है ऐसी जो कि वायरस से भी छोटी है। उन्होंने कहा कि ये लो मोलिकुलर वेट फ्री आरएनए है बिना प्रोटीन कोड के। तो ये क्या चीज़ है? ये है आरएनए। तो ये जो डिसीज़ कॉज करता था वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ कॉज करता था। फिर आया प्रियोन की बात हो रही है। प्रियोन मतलब कि अब वायरस है, जैसे कि अब उसका न्यूक्लिक एसिड तो पार्ट नहीं है पर उसका प्रोटीन वाला पार्ट है, और वो प्रोटीन वाला पार्ट जो है वो इन्फेक्टियस है। तो प्रियोन जो एक तरीके का प्रोटीन है, वो क्या काम करता है? अगर वो रह गया होस्ट के अंदर तो वो प्रोटीन जो है दूसरी प्रोटीन को नॉर्मली फोल्ड करवा देता है, और जो कि फिर बाद में अकोमुलेट होती है ब्रेन में, और ब्रेन में अकोमुलेट होने के बाद वो डिसीज़ कॉज करती है। बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल वाली डिसीज़ कॉज हो जाएगी उसके ब्रेन में। तो ये डिसीज़ जो है वो देखी गई थी कि प्रियोन जो है डिसीज़ कॉज करता है शीप में, ठीक है। तो प्रियोन अगर देखा जाए तो ये वायरस से भी स्मॉल है। तो वही वायरस तो या आपका जो है प्रोटीन से और न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। अब न्यूक्लिक एसिड तो है नहीं, तो प्रोटीन है, ठीक है। तो मतलब कि ये जो वायरस से तो छोटा ही होगा। अब प्रियोन जो होता है ये डिसीज़ का कॉज करता है बोवेन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, यानी कि मैड काउ डिसीज़, यानी कि स्क्रैपी भी डिसीज़ होती है जो कि वो उसमें करता है शीप में, ये कैटल में करता है। तो कैटल में कौन सी, अगर पूछा जाएगा कैटल में कौन सी डिसीज़ करता है? मैड काउ डिसीज़, ठीक है, यानी कि बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। और अगर शीप में कौन सी करता है? तो स्क्रैपी। और ह्यूमन्स में कौन सी करता है? तो ह्यूमन में क्रिस जैकोब डिसीज़, ये ह्यूमन में डिसीज़ कॉज करता है, प्रियोन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है लाइकेंस। तो लाइकेंस क्या होते हैं? अब हम देखते हैं कि भाई ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किस किस का? एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। तो इस तरफ हम देखेंगे कि हमारा जो है बैक्टीरिया है, मोस्टली ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पे एल्गी है हमारे, ठीक है, एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया वो आ गए, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे अब फंजाई इस तरफ है,
फंजाई में कौन से होंगे? मोस्टली एस्कोमाइसिट्स और बेसिडोमाइसिट्स, यानी कि फाइकोबायंट्स यानी कि एल्गी हो गई, ठीक है, ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया, ऑटोट्रॉपिक है ही है, हमें पता है एल्गी है, ठीक है। माइकोबायंट्स यानी कि फंजाई हो गई, फंजाई में भी कौन सी? एस्कोमाइसिट्स और बेसिडोमाइसिट्स, ठीक है। और हमें पता है कि हेटेरोट्रॉपिक और फंजाई है। तो होता क्या है, जो फंजाई है वो प्रोवाइड करता है शेल्टर, प्रोटेक्शन, मिनरल्स और वाटर। तो ये सब चीज़ें ले लेता है आपका एल्गी, ठीक है, एल्गी ये सब चीज़ें लेता है और इन रिटर्न जो है एल्गी क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है फंजाई को। तो फंजाई को मिल गया फूड और आपके एल्गी को मिल गया शेल्टर, प्रोटेक्शन और मिनरल्स, वाटर। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के साथ जिंदा रहते हैं। तो जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा यानी कि दोनों का फायदा हो रहा है, एल्गी और फंजाई, तो उसको कहा जाता है लाइकेंस। नेक्स्ट हम चलते हैं, पोल्यूशन इंडिकेटर भी होता है ये लाइकेंस, जहाँ कहीं भी पोल्यूशन होगा और तो वहाँ पे जो है लाइकेंस की कमी होने लग जाएगी, लाइकेंस वहाँ से ख़त्म होने चालू हो जाएंगे। ज़्यादातर जो है कौन सा पोल्यूशन सेंसिटिव होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, उससे ये सेंसिटिव होता है। कुछ जो लाइकेंस की स्पीसीज होती हैं वो रेंडर्स द्वारा खाई जाती हैं, ठीक है। उसनिया लाइकेंस है, एक ऐसा लाइकेंस है जो कि उसनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। चलिए यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज गर्मी बहुत है और मैं एक ऐसे रूम में बनाता हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा पंखा वंखा नहीं चलाना पड़ता है, तो लेक्चर बहुत ही स्पीड में ख़त्म करना पड़ता है, ठीक है। वैसे आपको अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, और अगर किसी फ्रेंड्स को आपकी ज़रूरत होगी इस वीडियो लेक्चर्स की, क्योंकि ये बहुत डिटेल फॉर्म में है, ठीक है, तो उसको शेयर कर सकते हो आप। और चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो लेक्चर्स और भी आते रहेंगे, थोड़े बहुत 11th-12th के जब ख़त्म हो जाएंगे जो बेसिक है, फिर उसके बाद एडवांस चीज़ें स्टार्ट करी जाएंगी, हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल फॉर्म में जो बताया जाएगा।